हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वणक्कम वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल गॉगल गुरु ऑडियो बुक पर। तो हम शुरू करते हैं जुआगर का आखिरी एपिसोड। शाम 4 बजे देवराज चौहान ने माथुर को फोन किया। बालको ने कुछ बताया? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं, वो बहुत ढीठ है, मुंह नहीं खोल रहा। माथुर की आवाज कानों में पड़ी। क्या कहता है? पहले तो माइक्रोचिप के बारे में ही इनकार करता रहा, फिर ज्यादा टॉर्चर किया तो माइक्रोचिप की बात तो स्वीकार की, परंतु कहता है बेशक मेरी जान ले लो, ये नहीं बताऊंगा कि माइक्रोचिप कहाँ है। उधर से माथुर ने कहा, वो बताएगा, अभी और टूटेगा, सख्ती ज्यादा कर दो उस पर। देवराज चौहान ने कहा, आज रात उसे ऐसे कमरे में बंद कर रहे हैं जहां ओढ़ने बिछाने को कुछ नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं दे रहे, ऊपर से हम उसके सिर पर सवार हैं। देखते हैं कब तक मुंह नहीं खोलता। कहते हुए माथुर की आवाज में गुस्सा आ गया था। उसे इस तरह टॉर्चर करो कि उसे लगे कि तुम लोगों को उसकी जान की फिक्र नहीं है। टॉर्चर में ही उसकी जान ले सकते हो। उसके दिल में डर बैठा दो, ऐसा कि जब भी तुम लोग उसके पास जाओ तो वो डरने लगे। समझ गया, तुम ठीक कहते हो, ऐसा ही करना पड़ेगा। और उसके कमरे की तलाशी लो। चांस तो बहुत कम है, परंतु उसके होटल का कमरा जरूर चेक करो। यह काम दिन में मत करना। होटल की तरफ से उसके लिए जो वेटर तैनात है वो सतर्क रहता है। यह काम रात को करना। ठीक है, तुम उसके सूटकेस की तरफ ध्यान दो जो कसीनो के स्ट्रांग रूम में। उसकी फिक्र मत करो। 31 दिसंबर की रात वो सूटकेस स्ट्रांग रूम से बाहर आ जाएगा। देवराज चौहान ने फोन बंद किया, फिर बालको के कमरे के वेटर को फोन किया। आज सुबह के बाद उसका फोन नहीं आया था और सुबह उसने यही कहा था कि बालको रात को नहीं लौटा। गुरंग साहब भी उसके बारे में पूछताछ कर रहे थे। हेलो, उसी वेटर की आवाज कानों में पड़ी। तुमने बालको के बारे में खबर नहीं दी? इस बारे में देवराज चौहान का वेटर से बात करना निहायत आवश्यक था, वरना उसे गायब पाकर वो होटल के मालिक गुरंग से ना कह दे कि वो उसमें दिलचस्पी ले रहा था। ऐसे में गुरंग उसकी परेशानी बढ़ा देगा। साहब जी, बालको का तो कुछ भी पता नहीं चल रहा। कल दोपहर को वो गया, अभी तक लौटा नहीं। सच कह रहे हो? कसम से। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे तो लगा कहीं आपने ही उसे गायब ना करवा दिया हो। बेवकूफ, मैं ऐसा क्यों करूंगा? किया होता तो तुम्हें अब फोन ही क्यों करता? देवराज चौहान ने कहा। बात तो आपकी ठीक है। बालको के आते ही मुझे खबर करना। मैंने तुम्हें इसी काम के 25,000 दिए हैं। देवराज चौहान ने कहा। साहब जी, मैं तो आपको बराबर खबरें दे रहा हूँ, ऐसे ही देते रहो। पता करो बालको कहाँ है और मुझे बताओ, कहकर देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। चेहरे पर सोच के भाव थे। उसने सिगरेट सुलगाई और रूम सर्विस को कॉफी के लिए कह दिया। 4:30 बजे जब कॉफी पी रहा था तो सूर्य थापा का फोन आया। कहो थापा, देवराज चौहान ने कहा। आज जगमोहन उस मकान पर नहीं आया? उधर से सूर्य थापा ने कहा। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। तो नहीं आया जगमोहन? नहीं, वो लड़की रोज की तरह घर के दरवाजे के बाहर उसके आने के इंतजार में बैठी थी, परंतु 11:30 बजे उसे किसी का फोन आया। भीतर से एक आदमी उसे फोन देने आया था। उससे बात की, फिर घर के अंदर चली गई। उसके बाद वो नहीं दिखी। घर में कोई खास हलचल नहीं चल रही कि उसके बारे में कुछ बता सकूं। दोपहर बाद वो लड़की थैला लेकर पास के बाजार गई और 1 घंटे बाद थैले में सामान भरे लौट भी आई थी। इतना ही है बताने को। ऐसे ही वहां नजर रखते रहो। क्या तुम्हारे पास कार है? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं, क्यों? अगर वो लोग कार पर बाहर गए तो तुम उनके पीछे कैसे? मोटरसाइकिल है मेरे पास, कुछ दूरी पर छिपा रखी है। उधर से सूर्य थापा ने कहा। यह ठीक है, अब कम से कम इतना तो बता दो कि चक्कर क्या है। हर रोज के 10,000 कम नहीं होते थापा। देवराज चौहान ने मुस्कुरा कर कहा। तुम्हारे नोट मेरे पास इकट्ठे होते जा रहे हैं, लेकिन कुछ तो वहां की हर खबर मुझे देते रहो। देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद कर दिया। कॉफी समाप्त की और कुर्सी पर बैठा। सोचा कि 7 बजे कसीनो जाएगा, परंतु चेहरे पर सोचे ठहरी रही। फिर उसने जंग बहादुर को फोन किया। उसकी आवाज सुनते ही उधर से जंग बहादुर ने कहा। मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था देवराज चौहान, कुछ और खबरें भी हैं मेरे पास, बताओ। उधर से जंग बहादुर बताता रहा, देवराज चौहान सुनता रहा। बात खत्म होते ही देवराज चौहान ने कहा। तुम्हारा ये काम खत्म हुआ, मैं तुम्हें फोन करूंगा।
लेकिन मामला क्या है देवराज चौहान? मैं तुम्हें कल फोन करूंगा, इस बारे में तब बात करेंगे, कहकर देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। 7:30 पर देवराज चौहान कसीनो पहुंचा। चेहरे पर गंभीरता और सोच के भाव नजर आ रहे थे। कसीनो में बहुत भीड़ जमा हो चुकी थी। बंदे पर बंदा चढ़ा जैसा माहौल था। शोर उठ रहा था। हर कोई अपने आप को व्यस्त और दौड़ा नजर आ रहा था। ऐसे में उसके लिए जगमोहन को ढूंढना संभव नहीं था। देवराज चौहान ने जगमोहन को फोन किया। कहो। उधर जगमोहन की शोर शराबे की बीच आवाज सुनाई दी। काम कैसा चल रहा है? देवराज चौहान ने पूछा। बढ़िया, वो तैयार हो गया है काम में सहायता करने को। जगमोहन की आवाज आई। अच्छी खबर है, आज तुम उस लड़की से मिलने उसके घर नहीं गए? जगमोहन के गहरी सांस लेने की आवाज आई। तो तुम मुझ पर नजर रखवा रहे हो? जगमोहन के शब्द कानों में पड़े। तुम्हारी बेहतरी के लिए, कि अगर तुमसे कोई चूक हो जाए तो मैं संभाल सकूं। कोई चूक हुई मेरे से? दिन में तुम कहाँ थे? बाज बहादुर ने बुलाया था, मेरी सलाह की जरूरत थी उसे। समझ गया, तो तुम्हारा काम अच्छी रफ्तार पर चल रहा है। बाज बहादुर तैयार है तो काम आसानी से हो जाना चाहिए, लगता तो है। 31 दिसंबर की रात कसीनो पर हाथ डालने का प्रोग्राम है? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, अब मेरी बात सुनो। स्ट्रांग रूम में एक काला सूटकेस रखा है, वो बालकों का सूटकेस है, वो हमें चाहिए। समझ गया। क्या बालकों ने बताया कि माइक्रोचिप उसी सूटकेस में है? उधर से जगमोहन ने पूछा। बालकों ने अभी मुंह नहीं खोला, परंतु मेरा ख्याल है कि माइक्रोचिप उसी में होनी चाहिए। ठीक है, 31 दिसंबर की रात वो काला सूटकेस स्ट्रांग रूम से निकाल लिया जाएगा। जगमोहन की आवाज देवराज चौहान के कानों में पड़ी। बाज बहादुर 8:30 ताश खेलने वाले हॉल में था कि उसे नटियार मिला। मैनेजर साहब आपको बड़े साहब पूछ रहे थे, वो उस तरफ हैं, नटियार ने कहा। 10 मिनट में ही बाज बहादुर ने अजित गुरंग को उस भीड़ में से खोज निकाला। उस वक्त गुरंग एक टेबल के पास खड़ा हॉल में नजरें दौड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसके पास पहुंचते ही गुरंग सिर हिलाकर बोला। सब ठीक चल रहा है ना बाज? सब ठीक चल रहा है गुरंग साहब, बाज बहादुर ने शांत स्वर में कहा। इस बार सीजन पिछले साल से बढ़िया जाएगा। गुरंग के चेहरे पर मुस्कान थी। बाज बहादुर गुरंग को देखता सोच रहा था कि इसने उसके बेटे के बारे में नहीं पूछा। अपने ही सीजन की, अपने ही नोट कमाने की पड़ी है, उसके बेटे की जरा भी चिंता नहीं। शायद यह भूलने भी जा रहा होगा कि उसका बेटा अभी तक लापता है। बाज बहादुर का मन गुरंग की तरफ से पूरी तरह खराब हो गया कि उसे सिर्फ अपने मतलब से ही मतलब है। अब उसके दिल की आवाज आई कि उसने सही फैसला लिया है, यह कि अपने बेटे को बचाने की खातिर कसीनो में डकैती करवा देगा। गुरंग को पैसे की जरूरत थी और उसे अपने बेटे की। गुरंग कसीनो की भीड़ देखकर मस्त था, खुश था। कोई और वक्त होता तो वो भी खुश होता, परंतु उसे तो अपने बेटे की चिंता सता रही थी। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है बाज, गुरंग बोला। क्या? बालको खंडोरी कहाँ चला गया? कल रात भी वो होटल नहीं लौटा और आज रात भी कहीं नजर नहीं आ रहा। उसका सूटकेस तो स्ट्रांग रूम में ही रखा है। हाँ, तो यह पक्का है कि वो किसी दूसरे कसिनो में जुआ नहीं खेल रहा। आ जाएगा। इन दिनों ही तो उसने हमारे जुआ घर में जुआ खेलना था। 50 लाख उस रात वो कसिनो से लेकर हार चुका है, वो भी उससे लेना है। अगर उसे कहीं जाना था तो बता कर तो जाता। वो तो अपने साथ कपड़े वगैरह भी नहीं ले गया। मेरे ख्याल में तो वापस लौट आएगा। क्या हमें उसके इस तरह गायब हो जाने की खबर पुलिस को देनी चाहिए? गुरंग बोला। पुलिस? नहीं। बाज बहादुर ने सोचा कि पुलिस को कसिनो से दूर रखना ही बेहतर होगा। 4 दिन बाद वो कसिनो में डकैती करवाने वाला है। ऐसे में पुलिस का इस तरफ आना गलत होगा। बालको खंडोरी बच्चा नहीं है सर, ड्रग्स का धंधा करता है, बाज बहादुर ने कहा। उसके मामले में पुलिस को ना लाना ही बेहतर होगा। अजित गुरंग आगे बढ़ गया। इस बात ने बाज बहादुर को बहुत तकलीफ दी कि गुरंग को बालकों की तो चिंता है, परंतु उसके बेटे के बारे में पूछना भी उसे गवारा नहीं रहा। खैर, जो भी हो, आज बाज बहादुर बहुत सामान्य नजर आ रहा था। रोज नजर आने वाली व्याकुलता उसके चेहरे पर नहीं थी। उसका बेटा सलामत था और उसे आज़ाद करवाने के लिए वो कसीनो के स्ट्रांग रूम में डकैती करवाने के लिए तैयार था। उसे अपने बेटे की चिंता करनी चाहिए। गुरंग या कसीनो की परवाह करेगा तो गोपाल की चिंता नहीं हो पाएगी। 9 बजने वाले थे। बाज बहादुर अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। अपहरणकर्ताओं का फोन आने वाला था। तभी जाने कहां से निकलकर जगमोहन बाज बहादुर के साथ चलता क्या उठा। साहब जी, 9 बजने वाले हैं, उसका फोन आने वाला होगा। मैं अपने ऑफिस ही जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ चलो। दोनों ऑफिस के कमरे में पहुंचे।
दरवाजा बंद किया ही था कि टेबल पर पड़े फोन की घंटी बजने लगी। साहब जी, आ गया फोन। जगमोहन जल्दी से कह उठा, आप घबराना मत, आपको बेटे की जरूरत है तो उन्हें भी स्ट्रांग रूम के पैसे की जरूरत है। हिम्मत के साथ बात करना, मैं आपके साथ हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। बाज बहादुर ने जगमोहन को देखा, फिर आगे बढ़कर सिर हिलाया और रिसीवर उठा लिया। हेलो। बाज बहादुर ने महसूस किया कि आज वो घबरा नहीं रहा। उधर से बंदूक की सख्त आवाज कानों में पड़ी। तो क्या सोचा तुमने? बेटा तुम्हें जिंदा चाहिए या नहीं? चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बाज बहादुर ने शांत स्वर में कहा। मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है। कसिनो के स्ट्रांग रूम में डकैती करवाने को तैयार हो? हाँ। समझदार हो, अब तुम्हारा बेटा बच जाएगा। 31 दिसंबर की रात ये काम होगा, तब कितना पैसा होगा वहां? उधर से बंधु ने पूछा। 70 करोड़ से ऊपर। इस बात की मेरी कोई गारंटी नहीं है कि कितना पैसा होगा, पर 70 तो होगा ही। कैसे करोगे ये काम? तुम बताओ। ये मैं नहीं सोच सकता कि काम कैसे किया जाए, बाज बहादुर ने कहा। स्ट्रांग रूम पर तुम्हारा कितना कंट्रोल है? मतलब ये कि तुम जो हुक्म दोगे, क्या उसे माना जाएगा? उधर से बंधु ने पूछा। हाँ। अजीत गुरंग अड़ंगा लगा सकता है अगर उसे पता चला कि तुम पैसे निकाल रहे हो। वो पैसा क्यों बाहर निकालने देगा? बाज बहादुर बेचैनी से कह उठा। गुरंग के अलावा कोई और जो अड़ंगा लगा सके? नहीं, बाकी सब मेरी बात मानेंगे। ठीक है, सोच कर बताऊंगा कि काम कैसे किया जाएगा। अब तुम अपने फैसले से पीछे हटने की कोशिश मत करना। मेरा फैसला पक्का है, बाज बहादुर ने सूखे होठों पर जुबान फेरते हुए कहा। गोपाल से मेरी बात कराओ। काम के बाद ही गोपाल से बात करना, बंधु ने उधर से कठोर स्वर में कहा। नहीं, मैं पहले गोपाल से बात करूंगा। बाज बहादुर की आवाज में बेचैनी और गुस्सा आ गया। अपने बेटे से क्यों बात करना चाहते हो? उसकी खैरियत पता करना चाहता हूं। मैं तुम्हारे काम आऊं तो तुम्हें मेरी बात गोपाल से करानी ही होगी। ठीक है, रुक 1 मिनट। बाज बहादुर रिसीवर कान से लगाए रहा, चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। जगमोहन ने इशारे से पूछा कि क्या है? गोपाल से बात होने वाली है, बाज बहादुर ने बेचैनी से कहा। कुछ देर बाद बंधु की आवाज आई। ले, बात कर अपने बेटे से। हेलो। बाज बहादुर का स्वर कांपा। गोपाल बेटे? पापा। गोपाल का रो देने वाला स्वर कानों में पड़ा। मुझे यहाँ से निकालो पापा, इन्होंने मुझे बांध रखा है। चिंता मत कर बेटे, बाज बहादुर तड़पा। मैं सब ठीक कर दूंगा, तो जल्दी ही मेरे पास होगा। पापा, मुझे यहाँ। अगले ही पल बंधु का स्वर कानों में पड़ा। कर ली बेटे से बात? तुमने उसे बांध क्यों रखा है? बाज बहादुर ने गुस्से से कहा। उसने भागने की कोशिश की थी। उसकी फिक्र मत कर बाज बहादुर, ठीक से रखा है उसे। 2 वक्त उसे खाने को देते हैं, दूध देते हैं, चाय और बिस्किट भी देते हैं। कुछ और मांगता है तो वो भी देते हैं। बंधु के हंसने की आवाज आई। वो हमारे लिए बेशकीमती है, उसी की सेवा कर रहे हैं हम। अब तू अपने काम की तरफ ध्यान देना शुरू कर दे। कल तेरे को इसी वक्त फोन करके बताऊंगा कि काम कैसे करना है। सब कुछ जानने के बाद तू तैयारी करना शुरू कर देना। रही बात गुरंग की, तो उसका भी कोई इंतजाम कर देंगे 31 दिसंबर को। कैसा इंतजाम? अपने साथियों से बात करके कल ही बताऊंगा। उसकी जान नहीं लेनी है तुमने, बाज बहादुर ने तेज स्वर में कहा। जरा जरा सी बात पर हम किसी की जान नहीं लेते। तेरे पास दूसरा मोबाइल नंबर नहीं है? अभी तो नहीं है, कल नया मोबाइल नंबर लाकर तुम्हें बता दूंगा, बाज बहादुर ने कहा। पुलिस को इस मामले से दूर रखना, नहीं तो तुम्हारा बेटा गया, उधर से बंधु ने खतरनाक स्वर में कहा। अब ऐसी बातें क्यों करते हो? मैं तुम लोगों का साथ देने को तैयार तो हूं, बाज बहादुर ने बेचैनी से कहा। उधर से बंधु ने फोन बंद कर दिया। बाज बहादुर ने रिसीवर रखा और कुर्सी पर बैठ गया। क्या हुआ साहब जी? सब ठीक है, कल इसी वक्त फोन करके बताएंगे कि सारा काम कैसे होगा। बाज बहादुर ने गहरी सांस ली। और आपका बेटा भी सही है, ठीक ठाक है? हाँ, गोपाल भी सलामत है। बाज बहादुर के चेहरे पर तसल्ली के भाव थे। 28 दिसंबर सुबह 10 बजे देवराज चौहान ने जंग बहादुर को फोन किया। कहो देवराज चौहान, उसकी आवाज पहचानते ही उधर से जंग बहादुर ने कहा। तुम शाम को 6 बजे मुझे ब्लू स्टार होटल में आकर मिलना, देवराज चौहान ने कहा। 6 बजे पहुंच जाऊंगा। उस मकान के बारे में तुमने कुछ नहीं बताया, जिसके बारे में मैं जानकारी इकट्ठी करके तुम्हें दे रहा हूं। शाम को बताता हूं। ठीक है, मैं शाम को 6 बजे तुम्हारे पास आ जाऊंगा। देवराज चौहान ने फोन बंद किया और सिगरेट सुलगा ली। 11 बजे माथुर का फोन आया। रात हम बालको खंडूरी के कमरे में गए थे, होटल में। पूरा कमरा छान मारा पर माइक्रोचिप कहीं नहीं मिली, माथुर ने बताया। बालको ने मुंह नहीं खोला, देवराज चौहान ने पूछा। नहीं, रात उसे सर्दी लग गई थी,
बुखार हो गया है, दवा दे दी है उसे, उस पर सख्ती कायम रखो, देवराज चौहान ने कहा। वो तो हम कर ही रहे हैं, परंतु मुझे लगता है कि माइक्रोचिप स्ट्रांग रूम में रखे सूटकेस में हो सकती है। वो सूटकेस हमें मिल जाएगा। तुम अपनी पूछताछ बालकों से जारी रखना, वो देर तक मुंह बंद नहीं रख सकेगा। 11:40 पर जगमोहन माला के घर पहुंचा। माला बाहर कुर्सी पर बैठी उसका इंतजार करते मिली। उसे देखते ही वो दौड़कर जगमोहन के गले मिली। जगमोहन ने उसे बाहों में लिया। तुम कल नहीं आए, मेरा दिल नहीं लगा, माला ने उसके सीने पर चेहरा रखते हुए कहा। अब सिर्फ 3 दिन ही तो बचे हैं। जगमोहन ने उसकी पीठ थपथपाई। वक्त बीतता जा रहा है। माला उससे अलग होते बोली, आज तो शाम तक रहोगे ना? हाँ, बंधु कहाँ है? वो भीतर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो खुश है कि कसिनो का मैनेजर साथ देने को तैयार हो गया है, माला ने कहा। मुझे बंधु से बात करनी है, कहने के साथ ही जगमोहन माला के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला, आज नाश्ते में क्या बनाया? तुम्हारे लिए मूली के पराठे, दही के साथ, माला ने मुस्कुराकर प्यार से कहा। जगमोहन भीतर पहुंचा तो सामने ड्राइंग रूम में बंधु, पदम सिंह और गोरखा मौजूद थे। माला किचन की तरफ बढ़ गई। मैं बेसब्री से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, बंधु ने हंसकर कहा। तुम्हारी गोटियां तो गजब की फिट बैठ रही है। बाज बहादुर हमारा साथ देने को तैयार हो गया। सब कुछ आसान होता जा रहा है। तुम्हारी प्लानिंग शानदार है। जगमोहन सोफे पर बैठते हुए उसे देखता बोला, असली प्लानिंग तो अब शुरू होनी है, नोटों को निकालने की। बंधु मुस्कुराया। हाँ, 31 दिसंबर की रात नोटों को स्ट्रांग रूम से कैसे निकाला, मैंने उसे कहा था कि आज मैं उसे प्लानिंग के बारे में बताऊंगा, बंधु ने कहा। वो कहता है कि गुरंग को छोड़कर बाकी सबके सामने पूरी तरह उसकी चलती है। गुरंग उस रात समस्या पैदा कर सकता है। आजकल गुरंग की शाम और रात कसीनो में ही गुजरती है, सीजन का वक्त जो है, जगमोहन बोला। तो 31 दिसंबर की रात भी गुरंग कसीनो में ही होगा? हाँ, वो तो होगा ही। वैसे मैं गुरंग के बारे में सोच चुका हूं कि उस रात उसे कैसे संभालना है। तुम्हारे पास सबसे शानदार बंदा कौन है? किस मामले में? गुरंग को संभालने के लिए विजय ही ठीक रहेगा उसके लिए, बंधु कड़वे अंदाज में मुस्कुराकर बोला। लेकिन संभालना कैसे है? मैंने प्लानिंग बना ली है, वो ही बताने जा रहा हूं। आज रात ये प्लानिंग बाज बहादुर को बता देना, ताकि अगले 2-3 दिन में वो प्लानिंग के हिसाब से खुद को पूरी तरह फिट कर ले। गुरंग के संभालने वाली प्लानिंग उसे मत बताना। वो पूछे तो यही कहना कि गुरंग की वो फिक्र ना करे। 31 दिसंबर की रात काम के वक्त वहां गुरंग कहीं नहीं होगा, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। क्या गुरंग को साफ करने का इरादा है? बंधु के होठ सिकुड़े। कभी नहीं, जगमोहन ने दृढ़ स्वर में कहा। दौलत पाने के लिए मैं या देवराज चौहान कभी भी खून नहीं बहाते। ऐसे हालात पैदा हो जाए तो हम काम छोड़ना बेहतर समझते हैं। तुम भी ये बात सुन लो कि किसी भी कीमत पर किसी की जान नहीं ली जाएगी। अगर कहीं गड़बड़ हो गई तो? गड़बड़ नहीं होती, होती है तो भी किसी की जान नहीं लेनी है। यह बात कान खोलकर सुन लो। जगमोहन का स्वर सख्त हो गया। बंधु चुप रहा। मुझे जवाब चाहिए कि तुमने बात सुनी कि नहीं, जगमोहन पुनः बोला। तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा, बंधु ने शांत स्वर में कहा। अपने साथियों को भी यह बात अच्छी तरह समझा देना, निश्चिंत रहो। बंधु ने सिर हिलाया। तभी जगमोहन का मोबाइल बज उठा। हेलो, जगमोहन ने बात की। जगमोहन, बाज बहादुर की व्याकुलता से भरी आवाज कानों में पड़ी। सब कुछ सोचकर मुझे बेचैनी सी हो रही है। मुझे बताइए साहब जी, क्या बात है? जगमोहन ने कहा। बंधु, पदम सिंह और गोरखा की नजरें बराबर जगमोहन पर टिकी हुई थी। मैं जो करने जा रहा हूं, क्या वो ठीक होगा? उधर से बाज बहादुर ने पूछा। बिल्कुल ठीक होगा साहब जी। आपने क्या अपने बेटे को बचाना नहीं है? मैडम जी से बात की इस बारे में? हाँ, उसे सब कुछ बता दिया है। ये भी बताया है कि मैंने गोपाल से बात की। वो खुश है कि गोपाल वापस आ जाएगा। तो फिर परेशान होने की क्या बात है साहब जी? मैं हर कदम पर आपके साथ हूं, आपके लिए तो जान भी दे दूं। इस वक्त तुम एक ही हो जो इस मुसीबत में अपने नजर आ रहे हो। आप किसी बात की फिक्र ना करें साहब जी। आधी रात को भी फोन करेंगे ना तो मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगा। गोपाल को वापस लाना है हमने। हाँ, गोपाल को लाना है, नहीं तो उसकी माँ जीवित नहीं बचेगी। बाज बहादुर की गहरी सांस लेने की आवाज आई। कल गुरंग मिला था कसीनो में, उसने एक बार भी गोपाल के बारे में नहीं पूछा। सीजन की ही बातें करता रहा। साहब जी, बड़े साहब को तो कसीनो से मतलब है, आपके बेटे से उन्हें प्यार क्यों होगा?
उन्हें तो कसीनो से प्यार होगा। आप जो कर रहे हैं अपने बेटे को बचाने के लिए कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। किसी शको वहम में मत पड़िए, मैं आपके साथ हूं। इसके साथ ही बातचीत खत्म हो गई। जगमोहन ने फोन बंद करके जेब में रखा। बाज बहादुर का फोन था। बंधु ने पूछा, हाँ, अभी थोड़ा बहुत तो कमजोर पड़ेगा, परंतु 2-1 दिन में पूरी तरह संभल जाएगा, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। तभी माला नाश्ते की 2 प्लेटें ले आई, एक खुद के लिए, दूसरी जगमोहन के लिए। माला भी उसके पास ही सोफे पर बैठ गई। जगमोहन नाश्ता करने में व्यस्त हो गया। माला भी खाने लगी। नाश्ते के दौरान जगमोहन ने बंधु से कहा, स्ट्रांग रूम में एक काला सूटकेस रखा है, वो सूटकेस मेरा होगा। क्या रखा है उसमें? ऐसा कुछ है जो लेने मैं और देवराज चौहान काठमांडू आए हैं। उसमें नोट है। अगर नोट है तो वो तुम्हारे, हमें जो चाहिए उसका वास्ता दौलत से नहीं है, जगमोहन ने कहा। ले लेना, इसमें मेरी इजाजत की क्या जरूरत थी? मैं तुम्हारी इजाजत नहीं ले रहा। तुम्हें पहले ही बता रहा हूं कि वो सूटकेस जब स्ट्रांग रूम से बाहर आए तो मेरी अमानत समझकर उसे संभाल कर रखना। तुम्हें बाज बहादुर से कहना है कि स्ट्रांग रूम में रखा बालको खंडूरी का सूटकेस भी बाहर निकालना है। यह बात अभी कहने की जरूरत नहीं। 31 दिसंबर की रात को कहना, जब काम होने वाला हो। इसका मतलब तुम भी उस सूटकेस को पाने की खातिर स्ट्रांग रूम तक जाते ही? ऐसा कुछ नहीं है। अगर यह काम ना हो रहा होता तो हम सूटकेस को दूसरे ढंग से बाहर निकलवाते, जगमोहन ने कहा। फालतू की बातें छोड़ो और सिर्फ वो बात करो जो तुम्हारे काम से मतलब रखती हो। तुमने अब प्लानिंग बतानी है कि 31 दिसंबर की रात को काम कैसे होगा, गुरंग को कैसे संभालना है। बंधु ने गंभीर स्वर में पूछा। इस काम में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी और मैं माला की शादी कैलाश से। यह बात अपने दिमाग में बैठा लो बंधु कि माला अब मेरी हो चुकी है, जगमोहन ने कठोर स्वर में कहा। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था और अब भी समझा रहा हूं कि माला को यहां से ले जाना मेरे लिए मामूली काम है। तुम माला के भाई हो, इसलिए मैं ये काम तुम्हारी खातिर कर रहा हूं। बंधु मुस्कुरा दिया। कैलाश का जिक्र करने का मेरा यही मतलब था कि तुम बढ़िया प्लानिंग बनाओ कि हम सफल रहें। दोबारा मेरे सामने माला और कैलाश की बात मत करना, जगमोहन ने चुपते स्वर में कहा। तमीज से मेरे सामने पेश आओ। जो काम हो रहा है उसी के बारे में सोचो, उसी के बारे में बात करो, वरना अब की बार तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम बहुत जल्दी नाराज हो जाते हो। बंधु हंसा। जगमोहन ने माला को देखा, जो चुपती नजरों से बंधु को देख रही थी। एकाएक वो कह उठी, इसे मजा चखा दो जगमोहन, ये डकैती यहीं पर छोड़ दो और हम यहां से चलते हैं। माला गुस्से में आ गई थी। जगमोहन के चेहरे पर सख्ती छाई रही, कहा कुछ नहीं। नाश्ते के बाद जगमोहन बंधु को समझाने लगा कि 31 दिसंबर की रात कसीनो के स्ट्रांग रूम में डकैती कैसे करनी है, कैसे करोड़ों की दौलत वहां से बाहर निकाली जाएगी और उसने बाज बहादुर को क्या क्या समझाना है। रात 8 बजे कसीनो में जब देवराज चौहान जंग बहादुर के साथ था तो जगमोहन टकरा गया। जंग बहादुर तकरीबन 50 वर्ष का, ठिगने कद का स्वस्थ व्यक्ति था। उसने सूट पहन रखा था और उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर हमेशा ही मुस्कान व्याप्त रहती थी। जंग बहादुर मुंबई में उनके साथ काम कर चुका था और इन दिनों काठमांडू में अपने परिवार के साथ रह रहा था। मजे में तो हो? जंग बहादुर ने मुस्कुराकर जगमोहन से पूछा। तुम यहाँ कहाँ? जगमोहन ने जंग बहादुर को देखने के बाद देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान का अकेले में दिल नहीं लग रहा था तो मुझे बुला लिया। जंग बहादुर बराबर मुस्कुरा रहा था। सुना है तुम शादी करने जा रहे हो? मुझे बुलाना मत बोलना भाई। वैसे मैंने तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू कर दी है। कैसी तैयारियां? जगमोहन भी मुस्कुराया। जिस दिन बैंड बजेगा तब खुद ही देख लेना, जंग बहादुर ने हंसकर कहा। जगमोहन वहां से चला गया तो जंग बहादुर देवराज चौहान से बोला, शादी की बात पर खुश है जगमोहन? देवराज चौहान ने जंग बहादुर को देखा पर कहा कुछ नहीं। तुम किसी गेम में किस्मत नहीं आजमा रहे? इस तरह का जुआ खेलना मुझे पसंद नहीं, देवराज चौहान ने कहा। छोड़ो भाई, कसीनो में आए हो तो दिल खोलकर खेल लो। नेपाली होने के नाते मैं तो कसीनो में खेल नहीं सकता। तुम्हें खेलते तो देख सकता हूँ। आओ थोड़ा मशीनों पर दांव लगाते हैं। जंग बहादुर ने देवराज चौहान की बाह पकड़ी और मशीनों वाले हॉल की तरफ चल पड़ा। रात 11 बजे बाज बहादुर जगमोहन से मिला और धीमे से बोला, उन लोगों का फोन आया था। स्वर में बेचैनी थी। उन्होंने मुझे बताया कि काम कैसे करना है। आपको उनकी प्लानिंग ठीक लगी? जगमोहन फुसफुसाया। प्लानिंग तो ठीक है। नोटों को स्ट्रांग रूम से बाहर निकालकर बाहर खड़ी गाड़ी में रखना है।
गोपाल भी मुझे वापस मिल जाएगा, परंतु उसके बाद के हालातों के बारे में सोचकर कांप जाता हूँ। पुलिस मुझे पकड़कर जेल में डाल देगी। जब वो वक्त आएगा साहब जी, तो वो भी देख लेंगे, पहले गोपाल को तो बचाइए। तुम कल मेरे घर आना, दोनों इकट्ठे लंच करेंगे, तो मैं उनकी योजना बताकर तुमसे सलाह लूंगा। ठीक है साहब जी, कल मैं आपके पास आ जाऊंगा। जब स्ट्रांग रूम से नोट निकाले जाएंगे तो उस वक्त उन्होंने गुरंग साहब को संभालने का कुछ सोचा है, पर मुझे बताया नहीं। आपको क्या करना है मालूम करके वो जैसे कहते हैं करते जाइए। वो कहीं गुरंग साहब की जान ना ले ले, ऐसी गलत हरकत वो नहीं करेंगे। बाकी बात कल करेंगे साहब जी, यहाँ इस बारे में बात करना ठीक नहीं, जगमोहन ने आहिस्ता से कहा। इसके आधे घंटे बाद जगमोहन ने बंधु को फोन किया। मैंने उसे समझा दिया है कि स्ट्रांग रूम से नोट कैसे निकाले जाएंगे। बंधु की आवाज कानों में पड़ी। उसने कल मुझे अपने घर बुलाया है, इसी मुद्दे पर मुझसे बात करना चाहता है। वक्त पर फुर्सत मिली तो आऊंगा, नहीं तो नहीं। माला को बता देना। ठीक है, कोई नई बात हो तो फोन करना। उधर से बंधु ने इतना ही कहा। 29 दिसंबर। नहा धोकर जब जगमोहन 11:30 बजे कमरे से निकला और टैक्सी पर बाज बहादुर के घर जा रहा था, तो ठीक तभी माला का फोन आया। वो नाराज थी कि आज वो क्यों नहीं आया, जबकि बंधु ने उसे बता दिया था कि उसने बाज बहादुर के घर जाना है। ये बात भी माला ने ही जगमोहन को कही, पर माला ने कहा कि उसके बिना उसका दिल नहीं लग रहा। जगमोहन ने कहा कि बाज बहादुर से उसे वक्त रहते फुर्सत मिल गई तो वो जरूर उसके पास आएगा। माला ने इस बात का वादा लिया। बाज बहादुर अपने घर पर उसके इंतजार में ही था। वो बेचैन था जगमोहन को लेकर। बाज बहादुर इन्हीं बातों में लग गया। उसे बंधु की बताई योजना बताने लगा। बंधु अपने हिस्से के काम को ठीक से संभाल रहा था। उसने उसी ढंग से बाज बहादुर को योजना बताई थी जिस ढंग से उसने बंधु को समझाया था। दोपहर का खाना भी उन्होंने साथ ही लिया। उससे सलाह लेता रहा बाज बहादुर। दिन भर इसी मुद्दे पर बात होती रही। बाज बहादुर बहुत चिंतित था कि क्या 31 दिसंबर को सारा काम ठीक ठाक ढंग से निपट जाएगा। अब वो पुलिस के बारे में तो बात ही नहीं करता था, स्ट्रांग रूम से पैसा निकालने की बात करता था और गोपाल को सही सलामत वापस पाने की ख्वाहिश रखता था। उस शाम भी बाज बहादुर और जगमोहन इकट्ठे ही कसीनो पहुंचे थे और स्टोर रूम से कसीनो की वर्दी के रूप में कमीज पैंट और सफेद कमीज ले ली थी। तय वक्त के मुताबिक रात के ठीक 9 बजे बंधु का फोन आया। बाज बहादुर ने बात की और अपना नया मोबाइल नंबर दे दिया। बाज बहादुर ने बंधु से भी कई सवाल पूछे और गोपाल से भी थोड़ी सी फोन पर बात भी की। देवराज चौहान और जंग बहादुर सुबह से इकट्ठे ही रहे। उधर सूर्य थापा ने फोन पर देवराज चौहान को बता दिया था कि जगमोहन आज उस लड़की से मिलने वहां नहीं पहुंचा। रात देवराज चौहान ने जगमोहन को फोन करके पूछा था कि आज दिन भर रहा कहाँ। जगमोहन ने उसे बाज बहादुर के बारे में बता दिया था और आगे बढ़ते काम के बारे में भी सब कुछ बता दिया। इन्हीं बातों के साथ 29 दिसंबर का समापन हो गया। 30 दिसंबर। आज सुबह 10 बजे ही बाज बहादुर का फोन जगमोहन को आया। तब जगमोहन सोया हुआ था। जगमोहन, बाज बहादुर का व्याकुल स्वर उसके कानों में पड़ा तो उसकी आंखें पट से खुल गई। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कल रात के बारे में सोचकर। हिम्मत जवाब दे रही है, मैं ये काम कैसे करूंगा। बाज बहादुर की हिम्मत बढ़ाते रहना जरूरी था। अगर कसीनो के स्ट्रांग रूम में डकैती करनी है तो इस योजना का सारा दारोमदार अब बाज बहादुर पर ही टिका था। उसकी हिम्मत जरा भी कम नहीं होनी चाहिए। आप तो खामखा घबरा रहे हो साहब जी। जगमोहन बोला, कल सारा काम ठीक से हो जाएगा। अकेले में मुझे घबराहट होती है, तुम मेरे पास आ जाओ। उधर से बाज बहादुर ने कहा, आ जाता हूं। जगमोहन ने कहकर फोन बंद किया और बंधु को फोन किया। हेलो। बंधु की आवाज कानों में पड़ी। मैं आज नहीं आ पाऊंगा, बाज बहादुर थोड़ा घबरा रहा है, मुझे उसके पास जाना होगा, जगमोहन ने कहा। वो तो ठीक है, पर हमारी बातचीत भी आज होनी थी। तुमने कल रात के बारे में बताना जो था, बंधु उधर से बोला। उसकी चिंता तुम मत करो, कल का सारा दिन हमारे पास है। तुमने वैन का इंतजाम कर लिया? पदम सिंह सरकारी अस्पताल की बड़ी वाली एम्बुलेंस उड़ा लाएगा, उसके ड्राइवर से बात कर ली है। 5,000 में वो इस शर्त पर एम्बुलेंस हमारे हवाले करने को तैयार है कि अगले दिन 12 बजे से पहले उसे एम्बुलेंस वापस मिल जाए। एम्बुलेंस बड़ी वाली है? मिनी बस से बस थोड़ी सी ही छोटी है। ठीक है। एम्बुलेंस का ड्राइवर पदम सिंह को जानता है? नहीं जानता। एम्बुलेंस कल रात 9 बजे तक तुम्हारे पास होनी चाहिए। होगी। अब कल बात करेंगे। जगमोहन नहा धोकर तैयार ही हुआ था कि बंधु के फोन से माला का फोन आ गया। तुम आज भी नहीं आ रहे? माला ने उधर से शिकायती स्वर में कहा। जगमोहन के होठों पर मुस्कान थिरक उठी।
आज और कल का दिन ही तो है, फिर हमें सदा साथ ही रहना है। कल स्ट्रांग रूम का पैसा बाहर निकालना है, इसलिए मेरा बाज बहादुर के साथ रहना ही ठीक है। कल जरूर आऊंगा। तुम ये काम जल्दी खत्म क्यों नहीं करते? मेरा दिल तुम्हारे बिना लगता नहीं। कल खत्म हो जाएगा ये सिलसिला। किसी तरह माला को समझा बुझा कर जगमोहन ने फोन बंद किया। जगमोहन बाज बहादुर के घर पहुंचा। बाज बहादुर से बात हुई। बाज बहादुर वास्तव में परेशान और चिंतित लग रहा था। कल रात स्ट्रांग रूम से पैसा निकालने की सोचकर घबराहट हो रही थी उसे। जगमोहन ने उसे मेहनत करके ढेरों तसल्लियां दी। किसी प्रकार उसका ब्लड प्रेशर सामान्य किया। इसके लिए उसकी पत्नी की बुरी हालत का वास्ता दिया। गोपाल के वापस आ जाने की झलक दिखलाई। अंत में क्या उठा, मैं आपके साथ हूं साहब जी, आपके लिए तो अपनी जान भी दे दूं। नोटों को डालने के लिए सूटकेसों का इंतजाम करना है जगमोहन। वो कैसे होगा? मैं सब कर दूंगा सर। बाजार से ले आऊंगा। कितने सूटकेस लाओगे? जितने आप कहें साहब जी। नोट तो ज्यादातर विदेशी करेंसी में होंगे। हाँ, यूरो और डॉलर ज्यादा संख्या में है। विदेशियों से यही मिलते हैं। हिंदुस्तान की करेंसी भी है, हमने बैंकों से बात कर रखी होती है और उन्हें छोटे नोट देकर बड़े नोट ले लेते हैं। दिन में एक बार कसीनो की वैन छोटे नोटों को बैंक ले जाती है, जिसके बारे में बैंक को पहले ही खबर दे दी जाती है और वह उसी हिसाब से डॉलर या यूरो के हिंदुस्तानी नोट तैयार रखते हैं। फिर तो ज्यादा सूटकेसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 बड़े सूटकेसों में ही 60 से 80 करोड़ तक की रकम आ जाएगी। जगमोहन ने कहा। तुम बाजार से 12 सूटकेस खरीद लाना, पैसे मैं दे दूंगा। बाज बहादुर ने कहा। आज तो 30 तारीख है, सूटकेसों को कल खरीदना ठीक रहेगा। कल ही सही। बाज बहादुर ने सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए कहा। तुम आज और कल मेरे साथ ही रहो। मुझे हर वक्त जाने क्यों डर लगा रहता है। इन सब बातों को सोचकर मैं बार बार कांप जाता हूँ। जो हुक्म साहब जी। आज मेरे साथ ही कसीनो चलना। मुझे गोपाल की चिंता है, ये काम ना हुआ तो वे लोग गोपाल को मार दें। नहीं साहब, ऐसा नहीं होगा। नहीं साहब जी, ऐसा नहीं होगा। निश्चिंत रहे। रात 9:30 बजे कसीनो में जगमोहन की मुलाकात देवराज चौहान और जंग बहादुर से हुई। तुम क्यों साथ चिपके फिर रहे हो? जगमोहन ने जंग बहादुर से कहा। बताया तो, मेरे बिना देवराज चौहान का दिल नहीं लगता। जंग बहादुर हंसा। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? देवराज चौहान ने पूछा। एकदम दुरुस्त। कल रात 11 और 12 के बीच काम होगा। जगमोहन ने आहिस्ता से कहा। यहां से दौलत कहाँ ले जाओगे? बंधु चाहता है कि दौलत को उसी के घर पर ले जाया जाए। वहां से वो जहां भी चाहेगा पैसा ठिकाने लगा लेगा। पैसा किस में ले जाना है? इसके लिए उसने सरकारी हॉस्पिटल की बड़ी वाली एम्बुलेंस का इंतजाम किया है। उस काले सूटकेस को मत भूलना। देवराज चौहान ने जिसे याद दिलाया। मुझे याद है। उसके बाद तुम शादी करोगे? जंग बहादुर ने कहा। तुम यार मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हो? जगमोहन मुस्कुराया। तेरी शादी में बैंड तो मैंने ही बजाना है, इंतजार है मुझे उसका। जंग बहादुर पुनः हंसा। फिर जगमोहन रात 12:30 बजे बाज बहादुर से मिला। जगमोहन। बाज बहादुर सूखे सुर में बोला। न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। साहब जी घबराइए मत, मैं आपके साथ हूं। आप कुर्सी पर बैठे रहिएगा, आपके हुक्म से सारा काम मैं निपटा दूंगा। कल इस वक्त तो सारा काम खत्म हो चुका होगा। जगमोहन ने बेहद शांत स्वर में कहा। तुम्हें डर नहीं लग रहा? मुझे डर क्यों लगेगा? आपके बेटे को वापस लाना है साहब जी। आपके लिए तो मैं जान भी दे दूं। देखो, कल पुलिस तुम्हें पकड़ भी सकती है। बाज बहादुर वास्तव में बहुत परेशान था। आपके लिए तो फांसी पर भी चढ़ जाऊं। आप कितने अच्छे इंसान हैं जो अपने बेटे को बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, तो मैं क्यों पीछे हटूं? तुम्हारा बहुत हौसला है यार मुझे। तुम कल सुबह मेरे पास आ जाना। अकेले में मुझे घबराहट होती है। पहुंच जाऊंगा साहब जी। फिर कल तो 12 बड़े वाले सूटकेस भी खरीदने हैं। कल बहुत काम रहेगा। आज फोन आया था। हाँ, कल के बारे में ही बातें कर रहे थे। उसने फिर मुझे बताया कि काम कैसे होना है। मैंने गुरंग साहब के बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये बात कल बताएगा वो। आप क्यों चिंता करते हैं? ये उनका काम है कि। मुझे डर है कि कहीं वो गुरंग साहब की जान ना ले लें। आप तो खामखा के वहम में पड़ रहे हो साहब जी। जो लोग आपसे ये काम करवा रहे हैं बच्चे तो नहीं है वे। उन्हें भी पता है कि हत्या हो जाने से मामले को संगीन माना जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वो गुरंग साहब की जान नहीं लेंगे। तुम्हें भरोसा है इस बात का? बाज बहादुर सच में परेशान था। पूरा भरोसा है साहब जी। मेरा भरोसा कभी खाली नहीं जाता। जगमोहन ने कहा। बाज बहादुर के चेहरे पर फिर भी तसल्ली के भावना है। वो वहां से आगे बढ़ गया। जगमोहन रात 3 बजे तक कसीनो की ड्यूटी पर रहा। उसके बाद ड्यूटी समाप्त होने पर 3:15 बजे वो कसीनो से बाहर निकलकर पैदल ही आगे बढ़ गया।
कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, बुरा हाल हो रहा था। ओस पड़ने से सड़कें हर चीज गीली हो रही थी, ठंड ठिठुरा रही थी। दोनों हाथ छाती पर बांधे जगमोहन आगे बढ़ते माला के बारे में सोच रहा था। बीते दिन भी उसे बाज बहादुर के घर जाना पड़ा था और कल भी उसे बाज बहादुर के घर जाना था। ऐसे में वो माला से मिल नहीं पाएगा। माला फिर नाराज होगी। वो खुद भी माला से मिलना चाहता था, उसे देखना चाहता था। इस वक्त तो वो नींद में होगी, कोई बात नहीं। चुपके से उसके घर में किसी तरह प्रवेश कर जाएगा और उसके कमरे में सो जाएगा। सुबह जब माला उसे वहां पर पाएगी तो हैरान हो जाएगी। इसी विचार के साथ जगमोहन के होठों पर मुस्कान रेंग गई। वो अपने कमरे की तरफ न जाकर माला के घर की तरफ चल पड़ा। सिर्फ एक दिन ही तो बाकी था, अब तो 24 घंटे भी बाकी नहीं बचे थे। स्ट्रांग रूम की दौलत बंधु के हवाले करके माला को लेकर उसने वापस मुंबई पहुंच जाना था। नई जिंदगी शुरू करनी थी। माला के हर पल के साथ के बारे में सोचकर वो रोमांचित हो उठता था। अभी आधा घंटा ही बीता होगा कि वो माला के घर तक जा पहुंचा। माला की सोचों में इस कदर डूबा हुआ था कि सर्दी का एहसास उसे जरा भी नहीं हुआ। बाहरी गेट को धकेलकर खोला और भीतर आ गया। सामने काफी खुली जगह थी। मकान के माथे पर एक बल्ब जल रहा था, परंतु सर्दी और कोहरे की वजह से उसकी रोशनी दूर तक नहीं जा पा रही थी। दो कारें वहीं खड़ी थी जहां उसने पहले खड़ी देखी थी। दोनों कारों के शीशे बूंदों से तरबतर थे, क्योंकि सर्दी की ओस की वजह से। खैर, वो मकान के पास पहुंचा। इस बेवक्त बेल मारकर सबको नींद से उठाने और चौंकाने का कोई इरादा नहीं था उसका। उसने दरवाजे को धकेला, परंतु वह बंद था। तो मकान के गिर्द घूमता वो खिड़कियों को टटोलने लगा कि शायद कोई खुली मिल जाए। किस्मत से एक खिड़की खुली मिल गई। उसने चैन की गहरी सांस ली। खिड़की के पल्ले आहिस्ता से खोले। इस मकान में किसी भी खिड़की पर ग्रिल नहीं थी। जगमोहन चौखट पर चढ़ा और खिड़की से भीतर प्रवेश कर गया। खिड़की बंद की। अब सर्दी का एहसास जरा कम हुआ। उसने खुद को एक कमरे में पाया। अंधेरे में टटोल कर लाइट जलाई, परंतु कमरा खाली था। वो सोचने लगा कि माला किस कमरे में होगी। कमरे से बाहर निकलकर वो अन्य कमरों में झांकने लगा। एक कमरे की लाइट चल रही थी। वहां पदम सिंह और विजय सोए पड़े थे। जिस कमरे में बाज बहादुर के बेटे गोपाल को रखा गया था, उस कमरे का दरवाजा बंद था, जिसे धकेलने पर थोड़ा सा खुल गया। जगमोहन ने भीतर झांका। बेड पर गोपाल के साथ गोरखा सो रहा था। जगमोहन वहां से हटा और अन्य कमरों को देखने लगा। माला भी किसी कमरे में गहरी नींद में होगी। और अगले ही पल जगमोहन ठिठक गया। उसे बातों की, हंसने की कुछ ऐसी ही आवाजें 2 पल के लिए सुनाई दी थी, परंतु अब सब कुछ शांत था। जगमोहन को लगा उसे वहम हुआ होगा। शायद कुछ नहीं सुना उसने। सामने ही एक कमरे का बंद दरवाजा था। पास पहुंचकर दरवाजों को थोड़ा सा धकेला और भीतर को झांका। कमरे में मध्यम सा प्रकाश फैला था। वो भीतर देखने लगा। अगले ही पल उसे तेज सांस से चलने जैसी आवाजें कानों में पड़ी। वो कमरे में देखता रहा। आंखें उस वक्त मध्यम रोशनी में देखने की अभ्यस्त होती जा रही थी। फिर उसने जो देखा, उसकी सांसें थम सी गई। वो माला ही थी। उस मध्यम रोशनी में उसने स्पष्ट पहचाना माला को। उसके साथ बंधु था। दोनों पूरी तरह नंगे थे। उनके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था और वो दोनों वो खेल खेल रहे थे जो आदमी और औरत के बीच खामोशी से खेला जाता था। बंधु माला के ऊपर था और जोरों से हिल रहा था। माला ने अपनी दोनों टांगे फैलाकर उठा रखी थी। उनकी गर्म सांसों की आवाजें जगमोहन के कानों में स्पष्ट पड़ रही थी, किसी भाप वाले इंजन से निकलती जैसे सांसों की आवाजें। उसके सामने इस दुनिया का सबसे हैरत अंगेज क्षण मौजूद था। जगमोहन की आंखें फैल चुकी थी। दुनिया भूल गया था वो। हक्का बक्का सा खड़ा वो माला और बंधु के खेल को देख रहा था। चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। यह सब देखते वो कुछ भी नहीं सोच रहा था। दिमाग खाली हो गया था उसका। बूथ सा बना खड़ा रहा वो। दरवाजा मात्र 6 इंच खुला था।
और उसी में से वो उस खेल को देख रहा था जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की थी। फिर उसने खेल को खत्म होते देखा। बंधु माला की बगल में ही लेट गया। कई पलों तक वहां चुप्पी छाई रही। जगमोहन आंखें फाड़े अभी तक वहीं का वहीं सन्न खड़ा था। माला, बंधु की आवाज उसने सुनी। कल इस वक्त तक हमारे पास बहुत दौलत होगी। मैं उस पागल जगमोहन के बारे में सोच रही हूं जो हमें भाई बहन मानता है, मेरे साथ रहने का सपना देख रहा है। माला के हंसने की आवाज आई। कल जब उसे असलियत पता चलेगी तो बेचारा बुरे हाल में फंस जाएगा। उसे जिंदा नहीं छोड़ना है। बंधु बोला, वो देवराज चौहान का साथी है, अपने साथ हुए धोखे को भूलेगा नहीं और हमसे बदला भी ले सकता है। उसे शूट करके उसकी लाश खाई में फेंक देंगे। जो तुम ठीक समझो वही करना, मुझे तो नोटों से मतलब है, माला ने लापरवाही से कहा। जगमोहन दरवाजे से हट गया। उसके मस्तिष्क में धमाके फूट रहे थे। माला, जिस पर वो जान देता था, उसका नया रूप उसके सामने आया था। वो कमीनी निकली, यारबाज, धोखेबाज निकली, फरेबी, मक्कार और चालबाज निकली। उसके साथ शुरू से ही खेल खेला गया था। माला ने उसे फांसा। बंदूक के सहारे उसे किस खूबसूरती के साथ डकैती के लिए तैयार किया गया। उसे जरा भी शक नहीं हुआ, न माला पर न बंधु पर। उस पर माला को अपना बनाने की धुन सवार थी और माला, बंधु अपनी चाल चलते उसे अपने ही इशारों पर नचाते रहे और वो डकैती के लिए तैयारी करता रहा। जबरदस्त धोखे का शिकार हुआ था वो चाहता तो अभी दोनों को शूट कर सकता था, परंतु अभी ऐसा नहीं करना था। स्ट्रांग रूम से बालकों का काला सूटकेस निकालना था और गोपाल को सही सलामत बाज बहादुर तक पहुंचाना था। स्पष्ट था कि यह डकैती करना उसके लिए भी अब जरूरी हो गया था। जगमोहन जिस खिड़की के रास्ते भीतर आया था वहीं से बाहर निकला और वहां से दूर होता चला गया। चेहरे पर मन में माला के प्रति गुस्सा था, मन में नफरत भराई थी। माला का अभी अभी जो रूप उसने देखा था वो खतरनाक था। फिर उसने सोचा, बेवकूफ वही था जो कि माला के प्यार में इस कदर डूब गया था कि उसे उसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। बंधु का माला को मारना, उसे तकलीफ देना, सब कुछ इसलिए था कि वो माला को सहानुभूति का पात्र समझे, वो धोखे में फंसा रहे। बंधु और माला ने सच में गजब का शानदार नाटक खेला था उसके साथ, और वो भांप ही नहीं सका था कि उसके इर्द गिर्द सुनहरी जाल बुना जा रहा है। उसे सिर्फ माला ही दिखी और वो माला के खूबसूरत चेहरे में ही डूबा रहा। माला ने उसे बहुत ही चालाकी और खूबसूरती के साथ फांसा था। माला का असली रूप सामने आने पर भी जगमोहन बेहद शांत था। तकलीफ उसे बहुत हो रही थी, दिल छलनी छलनी हो रहा था, परंतु सब्र बनाए रखा उसने। डकैती के बाद बंधु और माला उसे खत्म करने का प्लान बनाए बैठे हैं। मान गए तेरे को, जगमोहन ने बड़बड़ाते हुए आसमान की तरफ देखा। तू भी क्या क्या खेल दिखाता है। जगमोहन को लग रहा था कि उसे आसमान से सीधा जमीन पर फेंक दिया गया हो। कहाँ वो माला के साथ जीवन बिताने के सपने देख रहा था और अब पलों में ही माला उससे इतनी दूर हो गई थी कि वो दिखनी बंद हो गई थी। वो शातिर दिमाग थी, महाचालाक थी। अपनी खूबसूरती से दूसरों को बेवकूफ बनाना बाखूबी आता था उसे। कितनी आसानी से उसे फांस लिया था और वो भी फंस गया था। माला को अपना मान बैठा था, जबकि वो घटिया और सस्ती औरत थी। उसकी असलियत जगमोहन ने देख ली थी। 31 दिसंबर। जगमोहन की आंख मोबाइल फोन की बेल बजने पर खुली। उसने घड़ी में वक्त देखा, दिन के 12 बज रहे थे। माला का ख्याल आते ही उसका चेहरा कड़वी मुस्कान से भर उठा। थके से अंदाज में उसने फोन पर बात की। दूसरी तरफ बाज बहादुर था, जो कि काफी परेशान लग रहा था। उसकी आवाज में भरपूर बेचैनी थी। तुम पहुंचे नहीं अभी तक? बाज बहादुर की आवाज कानों में पड़ी। आपके पास आने में वक्त लगेगा साहब जी, मैं सूटकेस खरीदने जा रहा हूं, जगमोहन ने कहा। ओह हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। तुम सब कुछ याद रखते हो, तुम मेरा बहुत काम आ रहे हो। बाज बहादुर का तेज स्वर कानों में पड़ रहा था। तुम जल्दी से मेरे पास आओ। सूटकेस खरीदने के बाद उन्हें रखोगे कहाँ?
दुकान पर ही रहने दूंगा खरीद कर और शाम को उठा लूंगा। ये काम करके मैं आपके पास पहुंचता हूं। उसके बाद जगमोहन ने देवराज चौहान को फोन किया। तुम मेरे पास आ जाओ। जगमोहन ने देवराज चौहान से कहा, तुमसे कुछ बात करनी है, मेरा होटल में आना ठीक नहीं। तुम कमरे पर हो? उधर से देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, मैं आता हूं। उसके बाद जगमोहन नहा धोकर तैयार हुआ। चेहरे पर गंभीरता ठहरी हुई और सोचों में माला की धोखेबाजी नाच रही थी। बार बार आंखों के सामने माला और बंधु को बेड पर देख रहा था, जो नजारा रात को उसने देखा था। 1.5 घंटे बाद देवराज चौहान आ पहुंचा। साथ में जंग बहादुर था। जगमोहन के चेहरे को देखते ही देवराज चौहान समझ गया कि कोई खास बात ही है। जग बहादुर मुस्कुराकर बोला, 31 दिसंबर है तो कल तुम शादी करने जा रहे हो। मैं नाचूंगा तुम्हारी बारात में, शादी नहीं होगी। जगमोहन ने शांत स्वर में कहा। देवराज चौहान और जंग बहादुर की नजरें मिली। मेरा नाचना तुम्हें बुरा लगता है तो नहीं नाचूंगा, पर शादी तो कर लो। ये बात नहीं। उसके बाद जगमोहन ने उन्हें रात की सारी बात बता दी कि उसने क्या देखा और क्या सुना। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। होठों पर मुस्कान नाच उठी थी। तो मालूम हो गया तुम्हें? जंग बहादुर ने गंभीरता से सिर हिलाया। काफी बातें मुझे पहले से ही मालूम थी। देवराज चौहान ने कहा, मैंने जंग बहादुर को माला के मकान के बारे में पता करने को कहा था कि वहां की सारी जानकारी मुझे लाकर दे। जंग बहादुर ने मालूम किया और मुझे बताया कि वो मकान माला या बंधु का नहीं है। 10 दिन पहले ही उस मकान को किराए पर लिया है। और जंग बहादुर ने बंधु के बारे में पता किया कि वो बदमाश टाइप का आदमी है और उसकी कोई बहन नहीं है। तो ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? जगमोहन ने नाराजगी से कहा, हम तुम पर नजर रखे थे और मैं चाहता था कि तुम जैसे काम कर रहे हो वैसे ही करो, क्योंकि स्ट्रांग रूम में रखा बालकों का काला सूटकेस हमें चाहिए। अब यह डकैती हमारी जरूरत बन गई है। देवराज चौहान ने कहा, तुम्हारे साथ कुछ होता तो हम संभाल लेते, फिर भी मुझे बता तो देते तो अच्छा रहता। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा, हम ये सोच रहे थे कि जब तुम्हारा दिल टूटेगा तो तब तुम्हारा क्या हाल होगा। जंग बहादुर ने कहा, क्या इस वक्त मैं ठीक नजर नहीं आ रहा? जगमोहन मुस्कुरा दिया। तुम ठीक ही लग रहे हो। जंग बहादुर ने गहरी सांस ली। तुमने क्या सोचा कि माला की असलियत पता चलते ही मैं कपड़े फाड़कर सड़कों पर दौड़ने लगूंगा? या ऐसा कुछ नहीं, हम कोई ठीक मौका देख रहे थे। देवराज चौहान बोला, पर अच्छा हुआ जो तुम्हें खुद ही पता चल गया कि तुम्हें कसीनो के स्ट्रांग रूम में डकैती के लिए फंसाया गया है। अब क्या इरादा है तुम्हारा? डकैती तो होगी, जगमोहन बोला, क्योंकि हमें स्ट्रांग रूम में रखा बालकों का सूटकेस चाहिए। बाज बहादुर के बेटे को भी वहां से निकालकर उसके बाप के हवाले करना है। काम वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। बंधु और माला डकैती के बाद तुम्हें खत्म करने का प्लान बनाए बैठे हैं। जंग बहादुर ने कहा, हाँ वो। तुम अपना काम करते रहो। देवराज चौहान ने कहा, हम तुम्हारे पास ही रहेंगे और तुम पर नजर रखेंगे, समझ गए? जगमोहन ने सोचों में डूबे गंभीरता से सिर हिला दिया। देवराज चौहान और जंग बहादुर वहां से चले गए। जगमोहन कमरे से निकलने की तैयारी कर ही रहा था कि उसका मोबाइल बजा। दूसरी तरफ माला थी। आ रहे हो? माला की आवाज में प्यार का मीठापन भरा हुआ था। जगमोहन मुस्कुराया, कड़वी और खतरनाक मुस्कान। ओ माला, जगमोहन ने प्यार से कहा, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तुमसे दूरी अब बर्दाश्त नहीं होती, परंतु आज का दिन मैं बहुत व्यस्त रहूंगा, तुम समझ ही सकती हो। बस आज का दिन ही हमें दूर रहना पड़ेगा, उसके बाद तो जिंदगी भर हमें एक साथ ही रहना है। आज रात डकैती हो जाएगी, मैं उसी की तैयारियों में लगा हूं। तो नहीं आ रहे? उधर से माला ने मुंह फुलाकर कहा, बस आज का दिन। जगमोहन ने प्यार से कहा, बंधु से बात करनी है? अभी नहीं, उसे बाद में फोन करूंगा। उसे कहना कि रात के 9 बजे तक एम्बुलेंस मंगवा कर तैयार रखे। बाय माला, अब हम आधी रात को मिलेंगे, करोड़ों के नोटों के साथ। कहने के साथ ही जगमोहन ने फोन बंद करके जेब में रखा। चेहरे पर कठोरता दिखने लगी थी। वो कमरे से बाहर निकला, ताला लगाया और आगे बढ़ता चला गया। माला का फरेब उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। शाम 8 बजे कसिनो में आज जबरदस्त भीड़ थी। हर तरफ विदेशी लोग ही नजर आ रहे थे, जो न्यू ईयर के साथ साथ कसिनो में जुआ खेलते नया साल आने का इंतजार कर रहे थे। रोशनी और सजावट का आज विशेष प्रबंध हुआ रखा था। बाज बहादुर आज 4 बजे ही कसिनो पहुंच गया था। लोगों को जुआ खेलने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। हर हॉल में जगह फुल थी। ताश वाले हॉल में सब टेबलें फुल थी और लोग टेबलों को घेरे खेल देख रहे थे और कोई जगह खाली होने का इंतजार कर रहे थे।
यही हालत मशीनों वाले हॉल की थी और दूसरे वाले हॉल की भी। आज की गहमा गहमी देखने वाली थी, हर कोई अपनी ही धुन में था। बाज बहादुर तो एक मिनट भी नहीं बैठा था अपने ऑफिस में जाकर। आज उसने स्ट्रांग रूम में रखा सारा पैसा बाहर निकलवाना था, डकैती करवानी थी। यही बात उसे परेशान किए दे रही थी कि काम कैसे होगा। 8:30 बजे उसे बंधु का फोन आया और उसने बताया कि गुरंग को किस तरह उसके ही ऑफिस में बैठा कर रखा जाएगा। उसके बाद बाज बहादुर जगमोहन से मिला, उसे भीड़ से अलग हटाकर ले गया और धीमे स्वर में बोला। अभी नए नंबर वाले मोबाइल पर उसका फोन आया था। उसने बताया कि गुरंग साहब को उनका आदमी उनके होटल वाले ऑफिस में ही बिठा लेगा, उन्हें वहां से हिलने तक नहीं देगा। बाज बहादुर के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। यह तो और भी अच्छी बात है, जगमोहन ने कहा। सारा काम तुमने ही संभालना है। बाज बहादुर परेशान सा कह उठा। तुम्हारे साथ नटियार को लगा दूंगा, ये ठीक रहेगा। वो सूटकेस कहाँ है? बाहर वॉचमैन के पास, दीवार से लगा रखे हैं, जगमोहन ने बताया। उन्हें वक्त पर भीतर ले आना। आप चिंता क्यों कर रहे हैं साहब जी? काम तो 11 बजे के बाद शुरू होना है। मुझे बहुत चिंता हो रही है, सब काम मुझ पर छोड़ दीजिए। गोपाल के बारे में सोचिए, सुबह वो आपको मिल जाएगा। सुबह? बाज बहादुर ने गहरी सांस ली। पुलिस मुझे पकड़ लेगी कि मैंने स्ट्रांग रूम का पैसा। मैं आपके साथ हूँ, बड़े से बड़ा वकील करूंगा आपको छुड़ाने के लिए। और गुरंग साहब इधर ही आ रहे हैं, एकाएक बाज बहादुर हड़बड़ाकर बोला। तुम जाओ। जगमोहन बाज बहादुर के पास से हट गया। तभी गुरंग मुस्कुराता हुआ बाज बहादुर के पास पहुंचा। इस बार तो सीजन पिछले साल से भी बढ़िया जाएगा बाज, गुरंग ने कहा। जी। तुम घबराए हुए क्यों हो? घबराया हुआ? बाज बहादुर ने जल्दी से खुद को संभाला और कहा, गुरंग साहब, यहाँ भीड़ देख रहे हैं कितनी है। लोगों को खेलने की जगह नहीं मिल रही, पांव पर पांव रख रही है भीड़। मैंने तो आपको पिछले साल भी कहा था कि ऊपर की मंजिल पर भी खेलने का इंतजाम कर लेते हैं, परंतु आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया होता तो कसिनो की कमाई डबल हो जाती। तुम ठीक कहते हो, अब की बार ऊपर की मंजिल को भी कसिनो में बदल देंगे। अब की बार? बाज बहादुर ने गहरी सांस लेकर कहा। तुमने बहुत मेहनत की है कसिनो को जमाने में। कल से तुम्हारी 15 दिन की छुट्टी, मेरे खर्चे पर दिल्ली घूम कर आना। बाज बहादुर खुशी से भरे गुरंग के चेहरे को देखता सोच रहा था कि इसे सब कुछ याद है सिवाय मेरे बेटे के, कि उसका अपहरण हुआ पड़ा है और उसकी कोई खबर नहीं मिल रही। 2 दिन से इसे गोपाल के बारे में पूछना भी याद नहीं। कसिनो की कमाई ने इसे सब कुछ भुला दिया है। जगमोहन ठीक कहता है कि पहले उसे अपने बेटे को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। गुरंग वहां से चला गया। जगमोहन ने बंधु को फोन करके कहा, तुम्हें अपना प्रोग्राम याद है? हाँ, मैं 11:15 बजे तक एम्बुलेंस लेकर कसिनो के बाहर पहुंच जाऊंगा और विजय कसिनो में आकर तुमसे मिलेगा। उसके बाद जब तुम फोन करोगे तो मैं एम्बुलेंस को कसिनो के सामने लाकर खड़ा कर दूंगा कि सूटकेस भीतर रखे जा सके। जगमोहन ने फोन बंद करके देवराज चौहान को फोन किया। 10:50 पर बंधु का फोन जगमोहन को आया। हम आ पहुंचे हैं और विजय तुम्हारे पास आ रहा है। अब मुझे तुम्हारे फोन का इंतजार रहेगा। जगमोहन कसिनो के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ गया। 5 मिनट बाद ही उसे विजय आता दिखा। विजय उसे देखकर मुस्कुराया। मैं आ गया, कुछ ही घंटों में मेरे पास मेरे हिस्से का 5 करोड़ रुपया होगा। मेरे साथ भीतर चलो। जगमोहन विजय को भीतर ले गया और कसिनो में एक जगह खड़ा किया उसे। यहीं रहना, यहां से हिलना मत। उसके बाद जगमोहन ने बाज बहादुर को फोन करके कहा, हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तुम बोलो अब मैं क्या करूं? मैं नटियार को आपके पास लाऊंगा तो आपने हम दोनों को आदेश देना है और पहली बार आपने भी स्ट्रांग रूम तक जाना है। हाँ ठीक है। गुरंग साहब को क्या उनके ऑफिस में बंद कर दिया उन लोगों ने? उधर से बाज बहादुर ने पूछा। वो हमारा काम नहीं है, उन लोगों का काम है। हमें 15-20 मिनट के बाद हरकत में आना है। उसके बाद जगमोहन ने गुरंग को तलाशा। इतनी भीड़ में उसने स्टाफ के 2-4 लोगों से गुरंग साहब को पूछने के बाद 10 मिनट के बाद गुरंग साहब को ढूंढ निकाला और उसे एक तरफ ले जाता हुआ बोला, बड़ा साहब जी, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या? आप अपने ऑफिस में चलिए, होटल वाले ऑफिस में, वहीं पर बात। मेरा कसिनो में रहना जरूरी है, तुम्हें जो बात करनी हो यहीं करो। बड़े साहब जी, जगमोहन ने कहा, मेरे पास पक्की खबर है कि कसिनो में डकैती पड़ने वाली है। क्या? गुरंग बुरी तरह चौंका। मैनेजर साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे तो मैं आपके पास आ गया। यहाँ कुछ भी बात नहीं हो सकेगी। अपने ऑफिस में, बाज के ऑफिस में चलो, वहां मुझे बताओ कि। बड़े साहब जी, यहाँ डकैती करने वाले फैले हुए हैं, हमें बातें करते देखकर उन्हें कहीं शक ना हो जाए। आप अपने होटल वाले ऑफिस में चलें,
1 मिनट लगेगा और मैं सब कुछ आपको बता दूंगा कि कसिनो में कैसे डकैती हो रही है। उसके बाद पुलिस को बुला लीजिएगा। आओ, गुरंग ने कहा और आगे बढ़ गया। जगमोहन गुरंग के साथ उस रास्ते की तरफ बढ़ गया जो ब्लू स्टार होटल में जाकर निकलता था। रास्ते में पहले ही से विजय खड़ा था। जगमोहन ने विजय को पीछे पीछे आने को कहा। ब्लू स्टार होटल में गुरंग अपने ऑफिस वाले कमरे में जा पहुंचा। वो खाली पड़ा था। बोलो, गुरंग ने बैठते हुए जगमोहन से कहा। डकैती की क्या बात कर रहे थे तुम? तभी दरवाजा खोलकर विजय भीतर आ गया। गुरंग ने विजय को देखा, माथे पर बल पड़ गए। तुम इस तरह भीतर कैसे आ गए? विजय दांत फाड़कर हंसा। जगमोहन शांत खड़ा गुरंग को देख रहा था। यह कौन है? गुरंग ने जगमोहन से पूछा। जानते हो इसे? हाँ, ये मेरा साथी है और हम लोग अब कसीनो में डकैती करने जा रहे हैं, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। क्या? गुरंग चौंका, फिर उसका हाथ तेजी से पैंट की जेब की तरफ बढ़ा। उसी पल विजय ने रिवॉल्वर निकालकर नाल का रुख उसकी तरफ कर दिया। गुरंग ठिठका, उसके होठ भिज गए। गुरंग बोला, ये क्या हो रहा? आपके कसीनो में डकैती होने जा रही है बड़े साहब जी, जगमोहन कहते हुए गुरंग के पास पहुंचा और उसकी पैंट की जेब से रिवॉल्वर निकाल ली। जब तक डकैती होगी यह आदमी आपको यहीं बिठाए रखेगा, समझ गए? तुम ऐसा नहीं कर सकते। गुरंग का चेहरा फक पड़ गया। कसीनो में डकैती नहीं कर। गुरंग साहब का ध्यान रखना अब तुम्हारा काम है, जगमोहन ने विजय से कहा और गुरंग की रिवॉल्वर जेब में रखता बाहर निकल गया। विजय ने दांत फाड़े और आगे बढ़कर टेबल के इस पार कुर्सी पर जा बैठा। रिवॉल्वर वाला हाथ टेबल के नीचे कर लिया। अब अगर वो गोली चलाता तो गोली सीधे गुरंग को लगती। कान खोलकर सुन ले, विजय ने खतरनाक स्वर में कहा। मेरा रिवॉल्वर वाला हाथ टेबल के नीचे है। ट्रिगर दबाया तो गोली सीधे तेरी टांगों के बीच या पेट पर लगेगी। होशियारी मत दिखाना मुझे, मैंने कल ही 2 को मारा है। होशियारी दिखा रहे थे साले। गुरंग ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। तुम लोग कामयाब नहीं हो सकते। स्ट्रांग रूम तक कोई नहीं पहुंच सकता। मेरे को 5 करोड़ का हिस्सा मिलेगा। 5 करोड़? मेरे तो मजे हो जाएंगे। विजय खतरनाक स्वर में हंस पड़ा। 11:20 पर जगमोहन नटियार को साथ लिए बाज बहादुर से मिला। ले आए नटियार को। बाज बहादुर अपनी घबराहट पर काबू पाता बोला। अब तुम दोनों ध्यान से मेरी बात सुनो, यह बहुत ही नाजुक वक्त चल रहा है। मुझे खबर मिली है कि कसीनो में कुछ लोग डकैती करने वाले हैं। क्या? जगमोहन ने चेहरे पर हैरानी समेट ली। ये आप क्या कह रहे हो मैनेजर साहब? नटियार बेचैन हो गया। हमें कसीनो के पैसे को बचाना है। इस वक्त एक ही बात समझ में आती है कि कुछ देर के लिए स्ट्रांग रूम के पैसों को कसीनो से निकालकर बाहर किसी सुरक्षित जगह पर रख दें। यह कैसे हो सकता है? नटियार अजीब से स्वर में कह उठा। यह होने जा रहा है। जैसा मैं कहता हूं तुम दोनों वैसा ही करो। मैंने सूटकेस मंगवा रखे हैं, बाहर वॉचमैन के पास पड़े हैं। उन्हें लेकर हमें स्ट्रांग रूम में चलना है और सूटकेस भरकर कसीनो के बाहर खड़ी एक एम्बुलेंस में रख देना है। ऐसे 12 सूटकेस है और स्ट्रांग रूम की सारी दौलत उन सूटकेसों में आ जाएगी। 2-3 घंटे हम उस पैसे को उसी एम्बुलेंस में रखे रहने देंगे। कोई सोच भी नहीं सकेगा कि कसीनो का पैसा बाहर खड़ी एम्बुलेंस में रखा है। तब डकैती होती है तो डकैती करने वालों के हाथ कुछ नहीं लगेगा। लेकिन साहब जी, नटियार ने कहना चाहा, तुम्हें जो कहा है फौरन वो करो। सूटकेस लाकर मेरे साथ स्ट्रांग रूम में चलो, देर मत करो। नटियार कुछ कहने लगा कि जगमोहन उसका हाथ थामे उसे वहां से आगे लेता चला गया। वक्त बर्बाद मत करो, जगमोहन बोला। मैनेजर साहब की बात मानो, वो जो कह रहे हैं। परंतु 10 कदम आगे जाकर नटियार ठिठक गया। मुझे गड़बड़ लग रही है जगमोहन। नटियार बोला। क्या? स्ट्रांग रूम से इस तरह सारा पैसा बाहर निकालना गलत है। मैनेजर साहब का फैसला सही नहीं है। हम कौन होते हैं इस बारे में सोचने वाले? हम तो गुरंग साहब से हमें इस बारे में बात करनी होगी। वो कहाँ है? उन्हें ढूंढो, नटियार ने गंभीर स्वर में कहा। गुरंग साहब तो अपने होटल वाले ऑफिस में गए हैं। जगमोहन फौरन क्या उठा। तुम्हें कैसे पता? जाते वक्त मुझे मिले थे, कह रहे थे कि कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, कोई बात हो तो वहीं पर आ जाना। चलो वहीं चलते हैं। जगमोहन नटियार को साथ लिए गुरंग के होटल वाले ऑफिस में पहुंचा। जगमोहन के साथ नटियार को देखकर गुरंग के माथे पर बल पड़े। विजय टेबल पार उसके सामने कुर्सी पर बैठा था। टेबल के नीचे हाथ में रिवॉल्वर थी। बड़े साहब जी, नटियार बोला, मैनेजर साहब कह रहे थे कि कसीनो में डकैती होने वाली है। उन्हें जाने कैसे खबर मिल गई। अब उनका कहना है कि स्ट्रांग रूम से सारा पैसा निकालकर बाहर खड़ी किसी वैन में रखना है। मैंने सोचा आपको बता दूं। गुरंग ने बेचैनी से पहलू बदलकर विजय को देखा। मैंने तो पहले ही कहा था गुरंग साहब, आज डकैती होगी, विजय ने गंभीर स्वर में कहा। खबर सही निकली ना? पैसा बचाने का एक ही रास्ता है कि स्ट्रांग रूम के पैसों को वहां से निकाल दिया जाए। अब जल्दी से हाँ कह दो। हाँ हाँ,
गुरंग के होठों से निकला, ऐसा ही करना है। जगमोहन और नटियार बाहर निकल गए। विजय दांत फाड़कर हंसा और गुरंग से बोला, मेरे 5 करोड़, आज तो मजा ही आ जाएगा। तुम लोग बच नहीं सकोगे। गुरंग गुस्से से भरा क्या उठा, अपनी खैर मना पिल्ले, तू अब खाली होने जा रहा है। विजय कड़वे स्वर में क्या उठा, सब काम ठीक ढंग से चला, खामोशी से चुपचाप चला। स्ट्रांग रूम से सूटकेस डॉलरों, यूरो, पाउंड और हिंदुस्तानी करेंसी से भरकर बाहर खड़ी बड़ी सी एम्बुलेंस में रखे जाने लगे। ये काम सिर्फ जगमोहन और रटियार कर रहे थे। स्ट्रांग रूम वाले सूटकेस भर देते और उन्हें उठाकर बाहर खड़ी एम्बुलेंस में रख देते। बाज बहादुर का हुक्म पूरी तरह काम कर रहा था। कसिनो के स्टाफ को हवा भी नहीं थी कि उनकी आंखों के सामने डकैती हो रही है। यह बात तो वो सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि बाज बहादुर खुद स्ट्रांग रूम से कभी बाहर आता तो कभी भीतर जाता। सब कुछ उसकी देख रेख में हो रहा था। अब तो उसे इस बात की चिंता थी कि यह डकैती ठीक ढंग से निपट जाए। काम होते होते अंतिम चरण पर पहुंच गया। अब आखिरी 2 सूटकेस थे जो कि जगमोहन और नटियार बाहर खड़ी एम्बुलेंस की तरफ ले जा रहे थे। बाज बहादुर पागलों की तरह कसीनो में घूमता फिर रहा था। वो जानता था कि अब वो कहीं का नहीं रहेगा। आने वाले वक्त में पुलिस ने उसे पकड़ लेना था कि कसीनो के स्ट्रांग रूम में उसने डकैती करवा दी। आखिरी दोनों सूटकेस भी एम्बुलेंस में पहुंच गए। दरवाजा बंद करके वे दोनों वापस कसीनो में चले गए, परंतु मौका पाकर जगमोहन 5 मिनट में ही वापस एम्बुलेंस में आ बैठा और तसल्ली से उस सूटकेस को देखा जो बालकों का था। उसे तो उसने पहले ही फेरे में स्ट्रांग रूम से निकलकर एम्बुलेंस में रख लिया था। विजय को फोन करो, जगमोहन गंभीर स्वर में बोला उसे जल्दी से। तभी एम्बुलेंस का दरवाजा खुला और विजय भीतर आ गया। दरवाजा बंद हुआ, वैन चल पड़ी। तुमने गुरंग का क्या किया? जगमोहन ने विजय से पूछा। उसे बेहोश कराया हूं। हमारी डकैती कामयाब रही। जगमोहन एम्बुलेंस चलाते हुए बंधु हंसा। तुमने कमाल कर दिखाया है। जगमोहन की आंखों के सामने माला का चेहरा फिर गया और चेहरे पर कड़वे भाव फैल गए। माला का नशा उसके सिर से गायब हो चुका था। उस कमीनी के लिए अब उसके दिल में कोई जगह नहीं थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, पदम सिंह ने कहा। मुझे तो यकीन है। गोरखा के हंसने की आवाज आई। इन सूटकेसों में हमारी तकदीर भरी पड़ी है। जगमोहन चुप था, गंभीर था। तुम खुश नहीं हो? विजय जगमोहन से बोला। करोड़ों रुपया हमारे हाथ आ गया है। जिन्हें नोट मिलने हैं वो खुश हों, जगमोहन ने शांत स्वर में कहा। तुम्हें तो माला मिलने वाली है। विजय हंस पड़ा। तुमने सच में माला को जीत लिया। जगमोहन ने मुंह फेर लिया। वैन में अंधेरा था। एम्बुलेंस तेजी से सड़क पर दौड़ी जा रही थी। बंधु, विजय बोला, मेरा 5 करोड़ याद है ना? मेरा भी। गोरखा क्या उठा, मुझे मत भूल जाना। पदम सिंह जल्दी से क्या उठा। मेरे दोस्तों, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। एम्बुलेंस चलाते हुए बंधु हंसा। अब हमारे पास करोड़ों रुपया है। माला ने घिसी हुई जींस की पैंट और लेदर की काली जैकेट पहन रखी थी। खुले बाल उसके कंधों पर लहरा रहे थे। होठों पर लिपस्टिक लगी थी, आंखों में काजल की चमक थी। वो बेचैनी से मकान के दरवाजे के बाहर टहल रही थी। आज एक की अपेक्षा 2 बल्ब जल रहे थे वहां। रोशनी पर्याप्त थी। दोनों कारें खड़ी थी। सर्दी तगड़ी थी और ओस से कारें गीली हुई पड़ी थी। रात 1 बजे उसने एम्बुलेंस की हेडलाइटें जब गेट पर ठहरते देखी तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। तभी एम्बुलेंस से किसी को नीचे उतरते देखा। वो गोरखा था, क्योंकि गोरखा की आवाज गेट खोलते उसने सुनी। चलो जल्दी करो। गेट खुलते ही एम्बुलेंस भीतर आई और कारों के पास आ रुकी। सब बाहर निकलने लगे। बंधु एम्बुलेंस से नीचे उतरा और हंसकर बोला, मजा आ गया। आज हमारे पास करोड़ों रुपया है। माला, हम जीत गए। खुशी से चमक रहा था माला का चेहरा। बंधु माला के पास पहुंचा और धीमे से बोला, साइलेंसर लगी रिवॉल्वर कहाँ है? माला ने लेदर की जैकेट के भीतर हाथ डालकर रिवॉल्वर निकाली और उसे थमा दी। बंधु की आंखों में खूंखारता के भाव आ गए। वो पलटा। गोरखा, पदम सिंह और विजय एम्बुलेंस के बाहर खड़े हंस हंसकर बातें कर रहे थे कि बंधु ने दांत भेजकर रिवॉल्वर सीधी की और एक के बाद एक 3 बेआवाज फायर किए। गोलियां तीनों को जा लगी। बंधु फौरन उनके पास पहुंचा और एक एक गोली उनमें पेवस्त कर दी। सारा पैसा हमारा है। बंधु एकाएक दरिंगे भरे स्वर में क्या उठा। गोरखा, पदम सिंह और विजय इस दुनिया से कूच कर चुके थे। इनकी लाशें खाई में फेंक दे बंधु। माला क्या उठी। अब भी फेंकूंगा। बंधु ने खतरनाक स्वर में कहा, साला अभी चौथा भी तो है। जगमोहन,
माला मुस्कुराई, तेरा बावला आशिक। तभी एम्बुलेंस का पिछला दरवाजा खुला और काला सूटकेस थामे जगमोहन बाहर निकला। उसने घूमकर दोनों को देखा। वहीं खड़ा वो माला को देखता रहा। आज माला कमीज सलवार में नहीं थी जिसे पहनकर उसे धोखा दिया करती थी, ढोल पीटती थी शराफत का। आज वो कमर पर हाथ रखे जगमोहन को देख रही थी। जगमोहन शांत भाव से माला को देखता रहा। माला के चेहरे पर मुस्कान थी। तभी बंधु हंसकर के उठा, कहिए आशिक साहब, माला के फेर में पड़कर हमारे लिए डकैती कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने कितनी आसानी से इतना बड़ा काम कर दिखाया, जबकि हम ये करने की सोच भी नहीं सकते थे। क्यों माला? माला मुस्कुराती हुई जगमोहन को देखे जा रही थी। लगता है ये अभी समझा नहीं। बंधु हंस करके उठा, जगमोहन, हम भाई बहन नहीं है, हम तो आशिक माशूक हैं। तुम्हें धोखा देने और पटाने के लिए हमने भाई बहन का नाटक किया। माला को मारना, पीटना, गालियां देना सब हमारे प्लान का हिस्सा था। तुम्हें इस डकैती के लिए तैयार जो करना था और किया भी, हमने तो कमाल कर दिखाया। तुम लोगों को कैसे पता चला कि मैं डकैती मास्टर देवराज चौहान का साथी हूँ और ये काम कर सकता हूँ? जगमोहन ने कहा, मुझे पहचाना कैसे तुम लोगों ने? कैसे पहचाना? बंधु हंसा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ये सारा प्लान माला का है। माला ही मेरे पास आई सिर्फ कुछ दिन पहले। मेरी नजर तो पहले ही माला पर थी। हम दोनों दोस्त बन गए। फिर माला ने अपना प्लान और तुम्हारे बारे में बताया। माला का कहना था कि वो तुम्हें अपना दीवाना बना लेगी। जो भी हो, हमने काम शुरू किया और अब अंजाम तुम्हारे सामने है। हमारी जीत हो गई। साली माला भी बड़ी हरामी चीज है। मैं इस सूटकेस और बाज बहादुर के बेटे के साथ यहाँ से जाना चाहता हूँ। बंधु जवाब में हंस पड़ा। तभी माला ने रिवॉल्वर निकाली। नाल पर साइलेंसर फिट था। क्या बात है, अपने आशिक को तो खुद ही गोली मारेगी? ठीक है, मार। बंधु उसे रिवॉल्वर निकालते पाकर क्या उठा। माला ने अपनी रिवॉल्वर वाली बाह सीधी की और एकाएक बंधु की तरफ घूम गई। फिर एक के बाद एक बेआवाज फायर होते चले गए। 4 गोलियां बंधु की छाती पर जाकर लगी। बंधु के हाथ से रिवॉल्वर छूट गई। दोनों हाथ अपनी छाती पर रखे अविश्वास भरी निगाहों से माला को देखते घुटनों के बल नीचे जा बैठा। उसके मुंह से खून आ गया था। माला के चेहरे और आंखों में वहशी चमक नाच रही थी। जगमोहन हैरान और हक्का बक्का सा माला को देखने लगा था। माला ने जो किया था वो उसकी हैरानी से कहीं परे था। बंधु के साथ मिलकर इतना जबरदस्त प्लान रचा और सफलता के मौके पर उसे गोली मार दी। माला रिवॉल्वर थामे बंधु के पास पहुंची और घुटनों के बल उसके सामने बैठ गई। हेलो बंधु, माला बड़े मीठे स्वर में बोली, कैसा लग रहा है? बंधु दोनों हाथ छाती पर रखे आंखें फाड़े उसे देखे जा रहा था। तेरा काम तो यहीं तक था बंधु, माला ने प्यार से कहा। तुझे मैंने यहीं तक के लिए फंसाया था। तेरा प्लान खत्म हो गया, परंतु तेरी मौत से मेरा असली प्लान तो अब शुरू होता है। इस मौके पर तेरे को मारना मेरे प्लान का हिस्सा था। ये नोट, ये करोड़ों की दौलत तेरी नहीं है। इन नोटों से तो वो ऐश करेगा जिसकी मैं दीवानी हूँ, जिसे मैं दिल से प्यार करती हूँ, जिसे पाने की खातिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ और किया भी। मुझे चाहने वाला तू नहीं, ये सब तेरे लिए नहीं, किसी और के लिए था। कहने के साथ ही माला ने रिवॉल्वर की नाल बंदूक के माथे पर रखी और बोली, अब तू जा, और गोली चला दी। बंदूक पीठ के बल पीछे को जा गिरा। शांत पड़ गया था वो, मर गया। माला रिवॉल्वर थामे उठी और जगमोहन को देखने लगी। जगमोहन हक्का बक्का सा माला का यह खतरनाक रूप देख रहा था। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। एम्बुलेंस की हेडलाइट की रोशनी थी वहां। मकान की दीवार पर 2 बल्ब जल रहे थे। दोनों के चेहरे स्पष्ट एक दूसरे को दिखाई पड़ रहे थे। जगमोहन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर माला चाहती क्या है, उसके मन में क्या है, क्या प्लान उसने बना रखा है। ये किसकी बात कर रही है? कौन दीवाना है इसका? क्या खुद उसकी? नहीं, अब नहीं। माला जैसी युवती उसने कभी भी अपने लिए नहीं सोची थी। उसकी निगाहों में माला की जरा भी इज्जत नहीं थी। माला और बंधु को एक साथ उसने बेड पर देखा था। जाने कितने मर्द आए होंगे इसके जीवन में। जिस तरह इसने बंधु की जान ली, वो समझ गया कि यह बेहद शातिर और खतरनाक औरत है। ऐसी औरत जो दौलत पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। जगमोहन और माला एक दूसरे को देखे जा रहे थे। कैसा लग रहा है जगमोहन? माला ने प्यार भरे स्वर में पूछा। बहुत बुरा, जगमोहन बोला। तो क्या मैं बुरी हूं? माला ने मुंह फुलाकर पूछा। बहुत बुरी। जगमोहन का स्वर शांत। तो क्या अब तुम मुझे पसंद नहीं करते? नहीं, वो माला दूसरी थी जिससे मैंने प्यार किया था। मैं रात यहाँ आया था। अच्छा, कब? कसिनो की ड्यूटी खत्म करने के बाद।
जब तुम और बंधु बेड पर नंगे थे। जगमोहन का स्वर भावहीन था। ओ, माला के होठों से निकला, तुमने हमें सब करते देख लिया था। हाँ, फिर भी डकैती की। माला के होठ सिकुड़े। इस सूटकेस की खातिर, बाज बहादुर के बेटे को बचाने के लिए। अब मैं यहाँ से चले जाना। जगमोहन के शब्द मुंह में ही रह गए। उसे कदमों की आहट मिली। गर्दन घुमाते ही गेट की तरफ से किसी को आते देखा। अभी वो अंधेरे में कम रोशनी में था। जगमोहन के होठ भिज गए। उसने उठा रखा सूटकेस नीचे रख दिया। एकाएक सतर्क हो उठा था वो। माला की निगाह भी उस तरफ घूमी और खुशी से क्या उठी। वो आ गया जिसे मैं चाहती हूँ, जिसकी मैं दीवानी हूँ, जो मेरी निगाहों में इस दुनिया का सबसे शानदार मर्द है। उसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। वो भी मुझे बहुत चाहता है, पागलों की तरह। जगमोहन की निगाह आने वाले को देखने की चेष्टा में थी। माला भी हाथ में रिवॉल्वर थामे खुशी से उधर ही देख रही थी। धीरे धीरे वो साया करीब आता जा रहा था और फिर वो वहां फैली रोशनी के घेरे में आ गया। उसका चेहरा चमका। वो सूर्य थापा था। हम कामयाब हो गए सूर्य। माला खुशी से चीख उठी। हमने 70-80 करोड़ की दौलत पा ली। इस एम्बुलेंस में भरी पड़ी है, सब तुम्हारी है, मैं तुम्हारी हूं। हमारा प्लान बहुत ही शानदार रहा। सूर्य थापा को देखते ही जगमोहन के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। वो हैरानी से थापा को देखता रह गया। सूर्य थापा। जगमोहन को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। सूर्य थापा के चेहरे पर मुस्कान नाच रही थी। जब वो पास पहुंचा तो माला उससे जा लिपटी। अगले ही पल दोनों के होठ आपस में चिपक गए। फिर अलग होते थापा बोला, तुमसे जुदा कितने दिन हो गए जान। लो, आज हम फिर एक साथ हो गए। माला खुशी से हंस पड़ी। अपने प्लान को पूरा करने के लिए हमें कुछ दिन के लिए अलग होना ही था। ये मेरा प्लान था। बोल सूर्या, सब कुछ शानदार रहा कि नहीं। बहुत ही शानदार। तुम्हारे दिमाग की मैं दाद देता हूँ। शुरू में तो मुझे लगा कि तुम सफल नहीं हो सकोगी, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। जगमोहन को अपना दीवाना बनाकर, ऐसा दीवाना कि तुम्हें पाने की खातिर पट्टा डकैती करने को तैयार हो गया। सूर्य थापा मुस्कुराया। कसूर जगमोहन का भी नहीं, तुम हो ही ऐसी लाजवाब कि तुम्हारे सामने हर कोई झुक जाए। मुझे देखो, ये तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बिना ये दिन मैंने कैसे काटे। लाओ ये रिवॉल्वर अब मुझे दे दो। अब ये मेरे हाथ में अच्छी लगेगी। सूर्य थापा ने उसके हाथ से रिवॉल्वर ले ली। जगमोहन अभी तक अविश्वास भरी निगाहों से सूर्य थापा को देखे जा रहा था। सूर्य थापा ने जगमोहन को देखा और रिवॉल्वर वाला हाथ हिलाकर कहा, हाय जगमोहन। माला सूर्य थापा के पास खुशी से भरी खड़ी थी। मुझे सच में हैरानी हो रही है तुम्हें इस मामले में पाकर। जगमोहन के होठों से निकला, हैरानी। सूर्य थापा मुस्कुराया। दोस्त, इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं। यह मामला मेरी वजह से ही शुरू हुआ था। बंधु और उसके साथी तो हमारे मोहरे थे। ये माला है मेरी जान। माला 4 सालों से मेरे साथ है और जीने मरने तक साथ ही रहेगी। याद है, मैंने तुमसे पूछा था कि डकैती करनी हो कसिनो में तो मेरे को साथ ले लो, परंतु तुमने कहा कि तुम्हें और देवराज चौहान को यहाँ दूसरा काम है, डकैती नहीं करनी। यह बात मैंने माला को बताई और कहा कि अगर जगमोहन और देवराज चौहान डकैती कर रहे होते तो मुझे करोड़ों की कमाई हो जाती। बस यही बात माला को चुभ गई। इसने कहा, वो तुम्हें कसिनो में डकैती के लिए तैयार कर लेगी। मुझे विश्वास नहीं हुआ। कुछ ही घंटों में माला ने अपनी योजना बनाकर मुझे दिखा दी। मुझे भरोसा नहीं था कि माला इसमें कामयाब भी हो सकेगी, परंतु माला अपनी जिद पर अड़ गई तो मैंने इसे छूट दे दी कि यह अपनी कोशिश कर सकती है। यहाँ से माला की योजना में बंधु और उसके तीनों साथियों का प्रवेश हुआ। बंधु लोकल बदमाश था और माला पर नजर रखता था। माला बंधु के पास पहुंची और उसे बताया कि वो सूर्य थापा को छोड़ आई है क्योंकि वो उसकी योजना पर काम नहीं करना चाहता। अगर वो उसकी योजना पर काम करे तो उससे दोस्ती कर लेगी। बंधु फौरन मान गया। उसने माला की योजना सुनी, तुम्हारे बारे में बताया, सब कुछ बंधु और उसके साथियों के सामने खोल कर रख दिया। बंधु को यह काम पसंद आया, परंतु इसमें खास काम तो यह था कि माला तुम्हें अपना दीवाना बना ले, तभी बात आगे बढ़ सकती थी। ये जगह बंधु ने किराए पर ले ली और माला फौरन तुम्हें फंसने पर लग गई। तुम फंस गए। बंधु भी माला के इशारों पर नाच रहा था। दोनों का भाई बहन बनने का नाटक बहुत मजेदार रहा। फिर आगे क्या हुआ तुम जानते ही हो। इस मामले में सारा कमाल माला का था। माला की योजना थी, माला ने तुम्हें फंसाया। माला ने बंधु और उसके तीनों साथियों को भी सेट करके रखा। अब बंधु का काम खत्म हो गया तो उसे खत्म कर दिया गया। अगर वो जिंदा रहता तो मुसीबतें खड़ी करता मेरे और माला के लिए। अब हमारे पास करोड़ों की दौलत है। मैं और माला सारी उम्र मजे से रहेंगे। क्यों माला? थापा ने माला को मुस्कुरा कर देखा। मेरा राजा है तू। जगमोहन, माला ऐसी नहीं है कि हर किसी के बस में आ जाए। इसे तो मैं ही संभाल सकता हूँ। मैं इसकी नस नस से वाकिफ हूँ।
यूं तो अब तक हम काठमांडू में आने वाले विदेशियों को ही अपनी चालों से लूटा करते थे, परंतु अब हमें ये सब नहीं करना पड़ेगा। हमने बड़ा हाथ मार लिया, सूर्य थापा ने कहते हुए अपना रिवॉल्वर वाला हाथ उसकी तरफ तान दिया। अब काम खत्म हुआ, तुम्हारा काम भी खत्म। मेरी तुम्हारी यूं तो कोई दुश्मनी नहीं है, परंतु तुम्हें खत्म करना पड़ेगा, वरना इस कदर तगड़ा झटका खाकर तुम चुप नहीं बैठने वाले। फिर तुम्हारे साथ देवराज चौहान है, मैं कोई खतरा नहीं लेना चाहता। तुम्हें अब गोली मारूंगा और यहाँ पड़ी सब लाशों को खाई में फेंक कर। सूर्य, माला क्या उठी, अब क्या सोच रहे हो? गोली मारो और खत्म करो इस किस्से को। अभी लो जाने मन सूर्य थापा के चेहरे पर कहर भरी मुस्कान नाच उठी। इसी पल सूर्य थापा के शरीर को हल्का सा झटका लगा और वो छाती के बल आगे को गिरता चला गया। शांत पड़ा रहा उसका शरीर। ये देखकर माला दो पलों के लिए तो हक्की बक्की रह गई। सूर्य, क्या हुआ? माला नीचे औंधे पड़े थापा की तरफ लपकी। वहीं खड़े जगमोहन की निगाह पीछे की तरफ उठी तो उसे देवराज चौहान और जंग बहादुर दिखे, जो कि माला की तरफ आते जा रहे थे। देवराज चौहान के हाथ में रिवॉल्वर दबी थी, नाल पर साइलेंसर चढ़ा था। माला ने थापा के सिर के पिछले हिस्से से खून निकलते देखा तो उसे समझते देर न लगी कि क्या हुआ है। वो फौरन घूमी और पीछे को देखा। देवराज चौहान और जंग बहादुर करीब आ चुके थे। माला सीधी खड़ी हो गई, उसकी आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। कौन हो तुम? माला के होठों से थरथराता स्वर निकला। देवराज चौहान। देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। माला वहीं की वहीं जमी रह गई। तुम और थापा शायद मुझे भूल बैठे थे, देवराज चौहान ने पूर्ववत स्वर में कहा। तभी जगमोहन आगे बढ़ा और थापा के हाथ से गिरी रिवॉल्वर उठा ली। तुम कमीने कुत्ते! माला चिल्लाते हुए देवराज चौहान पर झपटी। तुमने सूर्य को मार। तभी जगमोहन ने ट्रिगर दबा दिया। गोली माला की पीठ पर लगी और वह उछलकर नीचे जा गिरी। जगमोहन उसके पास जा पहुंचे। चेहरे पर कठोरता थी, दांत भिज चुके थे। यह तुमने क्या किया जगमोहन? माला गोली लगे पीड़ा भरे स्वर में क्या उठी। ये सब तो मैंने तुम्हारे लिए किया है। मैं खुद सूर्य को मारने वाली थी। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हें सच्चे मन से चाहा। जगमोहन झुका, होंठ पीछे रिवॉल्वर की नाल उसके माथे पर रखी और ट्रिगर दबा दिया। लगा जैसे माला का माथा ही उड़ गया हो। जगमोहन उसी प्रकार झुका, उसे देखता रहा, फिर बोला। तुम्हारी बेवफाई पर मुझे कोई ऐतराज नहीं था माला। तुमने मुझे धोखे में रख कर मेरे से डकैती करवाई, ये भी मैं सह लेता, परंतु अब तुम थापा के हाथों मेरी हत्या करवाने जा रही थी, बस यही बात मुझे बुरी लगी। इसके साथ ही जगमोहन सीधा खड़ा हुआ, रिवॉल्वर फेंकी और जग बहादुर से बोला। इस मकान के एक कमरे में 17 साल का लड़का बंधा हुआ है, उसे खोलकर बाहर ले आओ, उससे प्यार से पेश आना। जगमोहन गंभीर था। जंग बहादुर मकान के भीतर चला गया। जगमोहन ने देवराज चौहान से कहा, एम्बुलेंस में रखा कसीनो का पैसा मैं बाज बहादुर की खातिर वापस कर देना चाहता हूँ। बाज बहादुर अच्छा इंसान है, मैं नहीं चाहता कि उस पर पुलिस या गुरंग का कहर टूटे। जो तुम्हारे मन में है वही करो, मुझे कोई ऐतराज नहीं, देवराज चौहान ने कहा और सूटकेस की तरफ बढ़ गया। जगमोहन ने फोन निकाला और बाज बहादुर का नंबर मिलाने लगा। बाज बहादुर से बात हो गई। तुम कहाँ हो जगमोहन? मैं साहब जी, जगमोहन गंभीर स्वर में बोला, मैं आपका ही काम कर रहा था। मेरा काम? यहाँ मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। गुरंग साहब और पुलिस मेरे सिर पर। आपको कुछ नहीं होगा। कसीनो का सारा पैसा और आपका बेटा मेरे पास सुरक्षित है। अगर दोनों चीजें आप वापस पाना चाहते हैं तो गुरंग के साथ मेरे बताए पते पर आ जाइए। यहाँ एक एम्बुलेंस खड़ी है, दौलत से भरे सूटकेस उसी में पड़े हैं और आपका बेटा आपको एम्बुलेंस के पास खड़ा मिलेगा। मकान का पता सुनिए। जगमोहन ने अच्छी तरह मकान की लोकेशन बाज बहादुर को समझाई और फोन बंद कर दिया। देवराज चौहान, जगमोहन और जंग बहादुर तब तक वहां से कुछ दूर अंधेरे में दुबके रहे जब तक कि वहां अजीत गुरंग और बाज बहादुर नहीं पहुंच गए। गोपाल डरा सा एम्बुलेंस के पास खड़ा रहा था। जब उसने वहां अपने पापा को आता देखा तो दौड़कर उनसे लिपट गया। बाज बहादुर फूट फूट कर रो पड़ा उसे गले लगाकर। अजीत गुरंग की हालत तो लुटी पुटी लग रही थी, वो पगलाया सा हुआ पड़ा था। आते ही वो एम्बुलेंस के भीतर जा घुसा और सूटकेस खोल खोल कर देखने लगा।
करोड़ों की दौलत को वापस आया पाकर उसने चैन की सांस ली और जैसे उसे जिंदगी वापस मिल गई हो। परंतु वहां पर लाशें काफी पड़ी थी। ऐसी स्थिति में गुरंग ने पुलिस को फोन कर दिया। उसे पूरा विश्वास था कि पुलिस को वो आसानी से संभाल लेगा। 1 जनवरी गुरंग ने पुलिस को संभाल लिया था। उसका सारा पैसा सकुशल वापस कसीनो के स्ट्रांग रूम में पहुंच गया था। उसे राहत थी कि बर्बाद होते होते बचा है। उसने बाज बहादुर को भी पुलिस के हाथों बचा लिया था। उस पर कोई केस नहीं बनने दिया था। सब ठीक हो गया था। परंतु बाज बहादुर को कसीनो की नौकरी से निकाल दिया था। यह बाज बहादुर के लिए खुशी की बात थी कि उस पर कोई पुलिस केस नहीं बना था। नौकरी जाने की उसने ज्यादा परवाह नहीं की। देवराज चौहान को सूटकेस में से माइक्रोफिल्म मिल गई थी, जो कि उसने माथुर और कदम सिंह के हवाले कर दी। सूटकेस में 1.5 करोड़ रुपए के बराबर डॉलर भी थे, जो कि जगमोहन ने अपने पास रख लिए। काठमांडू में अब कोई काम नहीं था। उसी दोपहर किराए की कार लिए वह मुंबई के लिए रवाना हो गए। जगमोहन आंखें बंद किए कार में चुपचाप सा बैठा था। देवराज चौहान उसके दिल की हालत समझ रहा था। क्या सोच रहे हो? देवराज चौहान ने प्यार से जगमोहन के कंधे पर हाथ रखा। सूर्य थापा के बारे में। अपना ही सिक्का खोटा निकला। जगमोहन ने गहरी सांस ली। इतना कुछ हो गया। अगर मैंने काठमांडू आते ही उससे संपर्क न किया होता तो कुछ भी नहीं होना था। देवराज चौहान ने जगमोहन का कंधा थपथपाया और गहरी सांस लेकर कार से बाहर देखने लगा। पहाड़ी रास्तों से गुजरती हुई कार तेजी से मोड़ काटती नीचे उतरती जा रही थी। जंग बहादुर ने अपनी पहचान का ड्राइवर और उसकी कार उन्हें दी थी कि मुंबई पहुंचने तक उन्हें रास्ते में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। समाप्त। दोस्तों, ये बेहद दिलकश शानदार कहानी यही समाप्त होती है। तो आपकी देवराज चौहान और जगमोहन के साथ नेपाल यात्रा का अनुभव कैसा रहा, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने तो यही महसूस किया कि इस कहानी को रीड करते वक्त कि मैं नेपाल में ही हूँ। जैसे वहाँ की घाटियाँ, वहाँ का माहौल, सब कुछ मेरी आंखों के सामने था। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही कुछ आप लोगों ने भी महसूस किया होगा। नेपाल वाकई एक खूबसूरत जगह है और हमारे हिंदुस्तान के बहुत नज़दीक है। और हमारे नेपाल के साथ हमारे देश के और नेपाल देश के मित्रता वाले संबंध है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड, न्यूमरोलॉजी फील्ड से वास्ता रखता हूँ, तो रुद्राक्ष की जो पेड़ है वहाँ पे बहुतायत में पाए जाते हैं। यदि हमारे नेपाल के कोई श्रोता इसे सुन रहे हो तो कृपया हमें रुद्राक्ष के बारे में जरूर जानकारी दीजिएगा। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं दोस्तों, और मिलते हैं एक और नई शानदार कहानी में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।